महाबेईमान क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने सरकारें बना ली हैं। नाम खोलना ठीक नहीं हो, कई बार बना ली हैं, लेकिन एरोगेंसी पसंद नहीं है लोगों को। हाँ, मतलब आप नहीं मतलब रख रहे हैं, लेकिन कई नेता तो नहीं भी जाते हैं वापस। तो फिर नई लोकसभा भी सोचती होगी कि कभी यहाँ से भी ऐसी ये वास्ता रखेंगे जब हार जाएंगे या स्मृति जी नहीं गई 11 महीने तक लौट के हारने के बाद। तो जो 73 जीते ऐसा ना माना जाए कि वो हम लोगों से बहुत बड़े मतलब थे। जुनून हमारी से आप फैसला ले रहे हैं, हमारी कुश्तियां तगड़ी थी। तो 98 में हम एमपी थे, तो स्वाभाविक बात है कि मुलाकात हो गई। और मुझे लगता है कि जिस दिन मर्डर हुआ है, मैं सेकंड लास्ट पर्सन हूँ जिससे उनकी मुलाकात पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में हुई थी। 3 बार सांसद बने हैं आप जलेसर से। हाँ, चौथी बार टिकट नहीं काटते क्योंकि सीट ही चली गई ना। कहीं बगल में लड़ा देना चाहिए था फिरोजाबाद। जब भी हारे हैं उसमें आप उसी परिवार से लड़ने चले गए जब आपको मालूम था ये चीज। करहल भी आपने फैसला उसमें लिया। हाँ, करहल में मैं यहाँ लॉ एंड जस्टिस था, पार्टी ने तभी भी आपने सेम फैसला दोबारा लिया। तो सब चुनाव जीतने के लिए नहीं होते हैं, कुछ बांधने के लिए होते हैं। मुझे लगता है कि एक लव एंड हेट रिलेशनशिप में जी रहे हैं आप शायद उधर। नहीं, हेट शब्द क्यों है? अच्छा, हेट है ही नहीं, लव है इसमें। किसी से घृणा क्यों होना चाहिए? दिल टूटा किसका ज्यादा था, मुलायम सिंह यादव जी का या आपका शिफ्ट होते वक्त? देखिए, आप घर बदलते हैं तो कष्ट होता है, दीवालों से प्यार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हाँ, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की महान नेतागिरी की हस्तियों के साथ में ऐसा जुड़ाव रहा कि वो खुद केंद्र की सत्ता तक पहुंच गए। एनडी तिवारी की बात करें, कल्याण सिंह की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें, या फिर उसके बाद और भी एक लंबी चौड़ी कहानी है जिसके सुन करके वाकई में आपको लगेगा कि बघेल जी को इस तरह से नहीं पहचाना था जैसे कि आज बात होने जा रही है। यहां पर मैं बात कर रही हूं एसपी सिंह बघेल की, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 1990 के दशक से लेकर आज तक बघेल जी ने समाजवादी पार्टी से जब शुरुआत की, उसके बाद वो बसपा में अपना दम दिखाया, फिर अब बीजेपी में जमकर इस वक्त जिस तरह से उनकी तस्वीर सामने निकल के आती है, लोग वाकई में कहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इन्होंने मैनेज की है ये चीजें। बड़ी शानदार चीज है, जबकि नेता के साथ में हर पार्टी के साथ एक बहुत अच्छा कंट्रोलिंग हो जाता है, ये भी बड़ी खास बात है। खासियत इनकी एक और है, वो है गहरी मेमोरी, तेज दिमाग, जनता से सीधा कनेक्शन। ऐसा सिर्फ 3 ही बार हुआ है जब इन्होंने अपने 27 साल के करियर में जनता दरबार में सिर्फ 3 बार मिस कर पाए हैं और हमेशा वहां मौजूद रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अक्सर ये चर्चा की जाती है। चाय से इन्हें इतना लगाव है कि उस पर लंबी चर्चा की जा सकती है। तो अब मैं शुरुआत करूंगी आपकी उस गहरी मेमोरी से ही, कि जिस तरह से आप गांव गोत्र का नाम लेते हैं, वो जो आपका डायलॉग है, मैंने किसी नेता को कभी ऐसे बोलते नहीं देखा। कैसे याद रह जाती है सब आपको? नहीं, एक तो याददाश्त गॉड गिफ्टेड होती है। जो हमारा मस्तिष्क है उसमें कोई पार्ट होता होगा कि याद रहे या वो तो डॉक्टर लोग बताएंगे, न्यूरो सर्जन। आप तो खुद इतने पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन याददाश्त गॉड गिफ्टेड है। जैसे 3 साल की उम्र की बातें याद रहती हैं, लेकिन ये जो गांव है या गोत्र है या उसकी जातियां, ये भ्रमण करने से होती हैं। इसको कोई रटा नहीं जा सकता है। रटने में जैसे 18 पॉइंट हैं, 13वां भूल गए, फिर 14, 15, 16, 17, 18 आपको याद नहीं आएंगे। जो बच्चे एग्जाम में छत देखते हैं वो रट के आते हैं, और जो याद करके लिख लेते हैं या उनके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होता है, तो फिर वो अपनी परीक्षा को ठीक से दे पाते हैं। तो सतत क्षेत्र में जाना, तो जब मैं कोई गांव गिनाऊंगा तो वो मेरी आंखें रास्ते पर होंगी, सड़क पर होंगी। सारे रास्ते याद है आपको? सड़क पर होंगी, हाँ, निश्चित तौर से। क्योंकि मंत्री तो अब बने हैं, उसके पहले साधारण एमपी थे, तो मुझे कोई एस्कॉर्ट पायलट थोड़े मिला होगा जो आगे आगे चले। और अपनी ही एक गाड़ी में अपने सिक्योरिटी के साथ ही मैं 20-25 साल से दौरा कर रहा हूँ। तो जिसको ले जाया जाता है उसको रास्ता याद नहीं होता है, जो स्वयं जाता है तो उसको रास्ता याद रहता है। मैं तो ये भी बता सकता हूँ यहाँ कीचड़ होगा, यहाँ खूंटा गड़ा होगा, यहाँ भैंसबंदी होगी, तो यहाँ तक गाड़ी जाएगी, यहाँ तक नहीं जाएगी। कितने गांव के नाम याद हो गए फिर आपको? कितना भ्रमण कर लिया? मैं सवाल ये पूरे गांव नहीं, सारे गांव का दौरा हो चुका है, कई बार हो चुका है। मुझे लगता है कि कोई लोकसभा का ऐसा गांव तो छोड़ो, रेवेन्यू विलेज, कोई मजरा या जिसको हम लोग हैमलेट्स कहते हैं, नगला, पुरा, ठार जैसे कहते हैं, वो क्योंकि चुनाव राजनीति में बहुत साल हो गए हैं और इलेक्शन बहुत लड़े हैं, तो वोट मांगने के से दौरा नहीं हुआ है। तो यूपी के कितने गांव होंगे टोटल?
नहीं, यूपी से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। यूपी के तो हर जिले और हर विधानसभा पर कभी ना कभी पार्टी के कार्यक्रम से गया हूँ या समाज के कार्यक्रम से गया हूँ। लेकिन अपनी लोकसभा में तो प्रोग्राम हो या ना हो, गाड़ी उठाई और 5-7 गांव दौरा करके आते ही हैं। ऐसा एक अपरिहार्य कारणों को छोड़कर रोज जाना है। जैसे मैं आज आया हूँ और सुबह 6 बजे मैंने ईदगाह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और रेल मंत्री जी की वजह से आज एक ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी। सुबह 6 बजे ईदगाह स्टेशन पहुंचना और 11:15 बजे पार्लियामेंट में भी आना, तो ये तभी हो सकता है जब आप ज्यादा घंटे दूसरे लोगों से तुलना में आप काम कर रहे हैं, तो कवर हो पाता है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अगर मैं जानना चाहूंगी, भाई मैंने देखा है कि इस तरह से मैंने किसी भी नेता को एक सांस बोलते हुए नहीं देखा जिस अंदाज में आपको देखा है। कम से कम हमारी लोगों को तो पता चले ना कि हाँ देखिए हमारे नेताजी इतने इंटेलिजेंट है, उनको एक लाइन भी याद हो जाता है। जलेसर में तो पूरे गांव थे, केवल 5 कस्बे थे। आगरा में तो शहर है, शहर में एक गली खत्म होती है, मोहल्ले का नाम दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन गाँव के बीच में गैप होता है, तो वो रास्ते होते हैं, चक्रोड होते हैं, मेन रोड से बाइफरकेटेड होता है। तो मैं एक जगह अपने को केंद्रित करूंगा, फिर वहां से गिनाना शुरूंगा। जैसे एतमादपुर विधानसभा है तो जाट समाज के गांव हैं, तो पैंतखेड़ा है, हाजीपुर खेड़ा है, सोनगा है, गिजौली है, धंगरौली है, नगला चतरा है, गढ़ी जीता है, बेनई है, नांदऊ है, धौरऊ है, बगलगूसा है। इसके अलावा हमारा सहजागढ़ी है, चरौली है, चावली है। तो ऐसे ऐसे गांव याद रहते हैं। पुरानी लोकसभा में तो छूटे हुए 15 साल हो गए, तो भी इसी समाज के मैं गिना सकता हूँ कि खोड़ा है, मड़ाका है, परसौरा है, नगला कली है, सौरई है, भरतिया है, बिसावर है, नंदूगढ़ी है, गोठा है, झरोटा है, जटौरा है, अरतौनी है, गुखरौली है, गहचोली है, नेरा है, सेहत है, बादामगढ़ी है, फूलपुर, मादौर, नगला पैठ, गढ़ी खांडा, हेतक, नगला, नंदूगढ़ी, भरतिया, मंगना की सराय। तो मैं पुरानी जलेसर, जहाँ आखिरी चुनाव 2004 में 19 साल पहले लड़ा था, तो मैं बलदेव रोड पे चला गया तो मेरी आंखें चली। मैं मई रोड पे गया तो मई है, चरावली है, सरौट है, मढ़ाका है, ऐसे ऐसे याद आते हैं। नौपरा है, बिलारा है, गढ़ुमराव है। तो ये अब मैं रोड पे गया तो मुझे फिर रास्तों में जाते, कुरसंडा है, तसिंगा है, बिसावर है, नगला भंगड़ी है, तो ये गढ़ है, बनगढ़ है। तो ऐसे गांव, ये ऐसे आंख चलेगी तो धीरे धीरे वो गांव की लोकेशन याद आती रहेगी, क्योंकि सफर इतना किया। जैसे यादव समाज के हैं तो खाड़ा है, नगला धौंकल है, नगला गढ़ी है, नगला फुटरा है, सुजानपुर है, जामपुर है, चमरौला है, चूहरपुर है, खुशालपुर है, नजरपुर है, हाथीगढ़ी है, नगला रामबल है, धौर्रा है, गतपुरा है, रनपई है। हमारे क्षत्रिय समाज के गांव हैं तो रुदनु, बांधनु, चौकड़ा, नया बांस, फतलपुर, अगरपुर, सिखरा, हमारा सेमरा है, बमान है, नहर्रा है। ऐसे उदाहरण, गढ़ी राठौर है। कुछ गांव इसको इंटरव्यू में कहेंगे आप हमारा गांव आपने नहीं बताया, तो इंटरव्यू की एक थोड़ी सी सीमा होती है ना, तो ऐसे बानगी के रूप में। अब उसके आगे वाली विधानसभा है जलेसर है, तो उसमें रेजुआ है, बड़ावली है, नगला हीर है, सलामई है, दोपहरिया है, कुशवाहा है, कुसैत है, वसुंधरा है, नगला गलुआ है, नगला भूरा है, राजा का नगला है। तो ऐसे ऐसे कुछ बता सकते हैं। महानमई है, नगला मीरा है, चुरथरा है, खटौटा है, नौना है, नगला रूपी है, नगो है, नगला रामजीत है, अकराबाद है, जलूखेड़ा है। तो ऐसे सिमराऊ है, तो समाज के कितने गांव है, नगला केसर्रा है, नगला धनी है। हाँ। तो ऐसे बानगी के रूप में मैंने कुछ गांवों का नाम दोनों विधानसभाओं में लेने का प्रयास किया। और इसके अलावा एक और ये है सवाल गोत्र पर। हाँ, तो गोत्र पर जैसे पैंतखेड़ा है। आज बहुत अच्छी बात है कि हमारी पैंतखेड़ा एक गांव है जिसमें जुरैल जाट है। अच्छा। ध्रुव जुरैल वहीं के हैं जो आज इंग्लैंड के खिलाफ भारत की तरफ से खेल रहे हैं और विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो जुरैलों का है, हाजीपुर खेड़ा, सोनगा, गजौली, धंगरौली, नगला चौतरा, गढ़ी जीता, ये एक गेहार गोत्र है जाटों का, वो है। खोड़ा है, मड़ाका है, परसौरा है, नगला कली है, नगला सौरई है, इनमें भरौतिया जाट है। एक ही गांव है बिलारा जिसमें भ्रंगर समाज के लोग रहते हैं। तो फिर मई है, नौपुरा है, सरौट है। ये एक अलग से 5 गांव हैं जिसमें एक अलग उपजाति रहती है। कुरसंडा है, बिसावर है, इसमें हगा चौधरी जाट समाज के रहते हैं। तो ऐसे कुछ याद रहता है। ये चौहानों के गांव हैं, रुद्रनु, बांधनु, चौकड़ा, नया बांस, फतलपुर, अगरपुर, सिखरा।
तो त्यागी समाज के भी 18-22 गांव होते हैं। तो पुराने में बित्ता कबास है, रैपुरा है, गुतेरा है, अब हमारा हेमराजपुर है, सेवरा है, ऐसे कुछ गांव रह जाएंगे तो कहेंगे हमारा नाम नहीं लिया। मौसमाबाद है, बुरजतबल है, बांसबोड़िया है। तो ये मैंने आपको विभिन्न जातियों के गांवों को थोड़ा बताने की कोशिश की है। इसका केवल एक कारण है कि मैं शुरू में 4 बार जब MP रहा, जिसमें राज्यसभा भी इंक्लूड है, उसमें इस दिल्ली में केवल 23 रात रुका था। तो पूरे कैरियर में 4 साल 4 कार्यकालों में तो रोज जाता था। तो आप रोज जाएंगे तो वो याद रह जाता है, स्मृति में रहता है। और जब तक कुछ भूलेंगे तब तक एक रिवीजन हो जाता है, दोबारा उस गांव में चले जाते हैं, तिवारा चले जाते हैं। तो 4 पीढ़ी के वोट ले चुके हैं। ग्रैंडफादर का लिया, फिर उनके बेटे का लिया, फिर उसके बेटे का लिया, उसके नाती का लिया, क्योंकि 28वां चल रहा है चुनाव लड़ते लड़ते। 4 पीढ़ियों के वोट आपने कवर 11 लोकसभा लड़ लिए, विधानसभा, राज्यसभा, जिसमें 7 बार रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। और ये 4 पीढ़ियों से कनेक्टेड कैसे रहते हैं आप? मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट राजनीति का सबसे अच्छा है। विकास भी करना चाहिए, लेकिन सतत लेकिन उनके दुख सुख में रहना, मुझे लगता है कि यूपी की जनता ये चाहती है कि शादी थे, वैसा तो सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, मुद्रा में उनकी सहायता करना, आवास में, प्रधानमंत्री आवास में 20 रुपए का प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, 440 का जीवन ज्योति योजना, ये तो विकास के काम करने ही है। लेकिन दूसरा भी एक इसका पक्ष है जिसका यूपी में बड़ा महत्व है। शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया, दंगल, कव्वाली, कुआ पूजा, एकादशी का व्रत का उद्यापन, सुंदरकांड में जाना, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, इनमें भी जाने से केवल दावत नहीं मिलती है, बल्कि वहां पर एक चिट्ठियां भी लिखनी पड़ती हैं, कुछ फोन भी करने पड़ते हैं। तो क्षेत्र के दौरा में, सामाजिक समारोह में, और ये मैं कहना चाहूंगा जो लोग नए राजनीति में आ रहे हैं कि बिल्कुल ना जाने से, बहुत जल्दी जाना या बहुत देर से जाना या बहुत कम समय के लिए जाना, ना जाने से हमेशा अच्छा होता है। तो अक्सर लोग चिट्ठियां लिख देते हैं, वर वधू का आशीर्वाद, मरने पर श्रद्धांजलि, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। तो ईश्वर ने एक वरदान दिया है आज तक के इतिहास में कि 1 बजे रात से पहले मैं अपने घर कभी नहीं आया, और ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करने से मुझे बड़ी चिढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर डिस्कशन करना लोगों से नहीं। आई बिहेव लाइक ए ऑफिसर। काम करो, अगला काम, अगला काम, अगला काम, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, घर। आपके पिताजी मध्य प्रदेश में मतलब MP पुलिस में गनमैन थे, फिर उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर, तो क्या मतलब मैं ओरिएंटेशन चाहती हूँ। मेरे पिताजी क्या गनमैन थे वहाँ MP पुलिस में? तो SHO रहे हैं कई महत्वपूर्ण थानों में, कोलारस है, बदरवास है, शिवपुरी है, खरगोन है, आदि आदि। बहुत तो वहीं से पुलिस में आने की आपको प्रेरणा मिली थी पिताजी से? थोड़ा वातावरण पता रहता है, कब जगह निकलती हैं, फॉर्म कब भरा जाता है, पेपर क्या होते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स को पता होता है बच्चों को नीट UG क्या है, नीट PG क्या है, फौजियों के अफसरों के बच्चों को पता होता है कि NDA होती है, CDS होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो ऐसे इंजीनियर्स को पता होता है IIT या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है। ऐसे जो जिस वकील होता है तो उसे पता होता है लॉ के कितने कोर्स चल रहे हैं, अच्छे कॉलेज कौन से हैं। तो हम 6 भाइयों में 3 पुलिस में गए, तो उसका पीछे रहा होगा कि एक पैशन भी था, और उसके वो भी देखें कि कितना आप भला कर सकते हैं लोगों का पुलिस में रह के। तो भटपुरा में पैदा होने के बाद आप MP, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग थी, तो वहां चले गए? नहीं, पिताजी 35 साल नौकरी की है मध्य प्रदेश में। उनके एक अच्छे गुण के कारण आज मैं राजनीति में इस मुकाम पर हूँ कि उन्होंने 35 गज का मकान उस राज्य में नहीं बनाया। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि इटावा में भटपुरा गांव के रहने वाले हैं, जो बाद में औरैया जिला हो गया। पिताजी आज़ादी से पहले GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इटावा से उस जमाने में पढ़े। वो देश आज़ादी के 17 साल पहले उन्होंने UP प्रोविंसेस से GIC से पास हुए। तो वहाँ मध्य प्रदेश में जगह निकली होगी तो चले गए होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में 35 साल में 35 गज का प्लॉट नहीं लिया या लेने की स्थिति में नहीं रहे होंगे। 100% ऑनेस्ट है, और पानी भी नहीं किसी का पीते थे।
कोल्ड ड्रिंक तो बड़ी बात होती है, इसलिए वापस गांव आ गए हम लोग। तो ऐसा मुझे नहीं लगता देश में कोई दूसरा उदाहरण होगा कि जहां से 35 साल पहले जिस छोटे से गांव जाओ और बच्चों को लाके वापस वहीं पर छोड़ दो। तो फिर इस दौरान मेरे कुछ भाई मध्य प्रदेश में सेटल हो गए, तो मुझे समझ में आ गया था कि पढ़ाई के द्वारा ही हम उन्नति कर सकते हैं। तो मैं 8वां करके मैं चला गया था। तो मैंने एमएससी तक मध्य प्रदेश आपने में तो पढ़ाई काफी पढ़ाई की है, बीएससी, एमएससी, एलएलबी, पीएचडी, एमए हिस्ट्री, और आपके दोनों बच्चों को आपने डॉक्टर बना दिया है। नहीं, मैंने नहीं बना दिया। वो जो बनना चाहते थे, अगर वो फिल्मों में जाना चाहते तो मैं नहीं रोकता। अगर वो इंजीनियर बनना चाहते या पत्रकार बनना चाहते, पहले तय करो आप क्या बनना चाहते हैं, और जो आप बनना चाहते हैं उसी में आप बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो नीट यूजी पीजी से सिलेक्शन हुआ। बेटी ईएनटी सर्जन है और बेटा अभी नीट पीजी से 1 साल पहले चयन हो गए आगरा के मेंटल हॉस्पिटल। यही विषय वो चाहता था, सेक्रेटरी। और हमारा तो बहुत फेमस हॉस्पिटल है, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। हाँ, तो उसमें वो एमडी इसमें तो आजकल केसेस भी बहुत हैं। हाँ, जिस प्रकार से बढ़ती हुई बेरोजगारी, टूटते हुए परिवार, एक स्ट्रेस है लाइफ में बहुत ज़्यादा, नौकरी नहीं लगी है उनको नौकरी की चिंता, जो नौकरी की चिंता उनको टारगेट की चिंता है, जो नौकरी पा जाते हैं। तो संघर्ष है, तो ऐसे में थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है लोगों को। आपकी उसमें शादी तो लव मैरिज थी, पंजाबी फैमिली में आपने शादी की। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि लव मैरिज मतलब क्योंकि आपके पिताजी मध्य प्रदेश गए, फिर वापस आके आप लोग इधर सेटल हुए, तो थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड रहा फैमिली में किसी का, थोड़ी डिफिकल्टी आई। अकेले आप ही ने लव मैरिज की 6 भाइयों में, या और किसी ने भी की? कैसी रही थी फैमिली? आपकी तो प्रोग्रेसिव है। शादी? उसका कारण है कि उस जमाने में सारे भाई पढ़े लिखे, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट से एक ही भाई हमारे हैं जो खेती किए हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए खेती की कि पिताजी की नौकरी लग गई थी। वो भी नौकरी करते तो पूरी खेती, जो बड़ी जमीन थी वो कोई और देखता, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। पूरी शंकर जी की बारात गई थी, 4-6 बसें गई। लव मैरिज में शंकर जी की हाँ, बारात? पूरी शादी मेरे मुलाकात के 5 साल बाद शादी की, और सामाजिक रूप से पूरी, और समाज ने, परिवार ने पूरा स्वीकार किया। कहाँ मिले थे आप लोग? मैं एक मेरठ में सरधना जगह है, वहाँ पुलिस में था, और वो वहाँ की रहने वाली है। वहां पर तो रहने वाली है, तो क्या कंप्लेन करने आई थी बच्चों क्या? से नहीं छोटा सा कस्बा है, सबको जानते हैं। और जब आपकी शोहरत हो जाए, पुलिस में बदनामी भी बहुत जल्दी होती है और शोहरत भी बहुत जल्दी होती है। घर घर चर्चा होती है। अगर कोई एसएचओ या कोई चौकी इंचार्ज या कोई सब इंस्पेक्टर, और उस उम्र में तो नजर भी रहती है कौन कितना स्मार्ट लड़का है पुलिस में। कोई अच्छा एक केस कर लो, पूरा शहर जान जाता है। अब आप देख लो कि इंस्पेक्टर रैंक के लोगों को देश के लोग जानते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे ऑपरेशंस किए हैं, अच्छे एनकाउंटर किए हैं, तो उनको सब जानते हैं। तो यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर प्यार करो तो फिर उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है, जैसा आजकल देखा जा रहा है। आजकल कुछ कुछ हो रहा है इस तरह की चीजें। खैर, मैं थोड़ा सा उसी रिदम में आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाह रही थी कि जब आप एनडी तिवारी जी से मिले, वो थोड़ा सा आप जिक्र अगर करें, क्योंकि आपने देश के 5 ऐसे बड़े नेताओं के साथ काम किया, एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, नरेंद्र मोदी। कल्याण सिंह जी के साथ प्रत्यक्ष नहीं रहा। कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं नो मैं उनके साथ कभी नहीं रहा, लेकिन कल्याण सिंह जी सीएम थे तो यूपीएससी में एमपी होता था। ऐसे तो रामप्रकाश गुप्ता जी का भी नाम लीजिएगा, कि वो सीएम थे तो मैं एमपी होता था। एनडी तिवारी जी से राजनीतिक रिश्ते नहीं थे। 89 के इलेक्शन से पहले एक आदेश आया, चुनावी साल थी, तो एनडी तिवारी जी को न्यू दिल्ली तिवारी भी लोग मजाक में कहते थे कि वो बहुत दिल्ली आते थे, लखनऊ दिल्ली तो बार बार वहाँ का जो उनकी सिक्योरिटी होगी उसको आना पड़ता होगा। सब लोग जहाज में नहीं आते होंगे तो एडवांस में ट्रेन से आते, वो अचानक मूड बनाते थे। और यहाँ तो कांग्रेस में हाईकमान को सलाम करना मुख्यमंत्रियों को बहुत जरूरी रहता होगा। तो फिर ये कहा गया कि अप्रोचेबल जिले हैं लाइक गाजियाबाद, मेरठ, जहाँ के लोग फोन पर तुरंत आ सकें। तो ऐसे उनके साथ हम लोगों की पोस्टिंग हुई। फिर सरकार बदल गई तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने,
तो उन्होंने कुछ लोगों को रखा और कुछ लोगों को नहीं रखा होगा, वो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग रही होगी। चूंकि इटावा का रहने वाला हूँ, राजनीतिक परिवार मैं तो फर्स्ट जनरेशन का हूँ, लेकिन हमारे जिया जी इंद्रपाल सिंह जो है उनके एमएलए रहे हैं। एमएलए तो बाद में हुए, 2 बार एमएलए हुए, जिलाध्यक्ष थे इटावा के लोकदल के। तो संपर्क में तो जब वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे 77 to 80 तब थे, तो जब उनके पास सूची गई होगी तो मैं उनके साथ रहा, सरकार जाने के बाद भी साथ रहा। तो यहाँ पीएसओ नहीं कहना चाहिए, जो अधिकारी होते हैं वो सिक्योरिटी अफसर या चीफ सिक्योरिटी अफसर होते हैं। और उसमें एक और बात होती है कि जो मुख्यमंत्री का चहेता होता है वही हेलीकॉप्टर में चलता है। आप चलते कोई आईजी सिक्योरिटी जरूरी नहीं है कि आईजी है तो डीआईजी को उतार दे, डीआईजी बैठेगा तो एसपी को बता दे। सबके होते हैं, सब लोगों के राजनीति के शुरुआत के दिनों से, जो चाहे कांस्टेबल के रूप में गन्नर होता होगा या हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या कुछ लोगों को डिप्टी एसपी मिलते होंगे, अगर वो चाहते हैं तो लगभग वो लाइकिंग डिसलाइकिंग समझ जाते होंगे, तो उनको रखा जाता है। आप चहेते थे मुलायम सिंह यादव जी के? ऐसा लोग कहते हैं। हेलीकॉप्टर पे चलते थे आप उनके साथ? जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी होगा वो चलता ही है। तभी तो 3 बार सांसद बने हैं आप जलेसर से। हाँ, 4थी बार टिकट नहीं काटते क्योंकि सीट ही चली गई ना। कहीं बगल में लड़ा देना चाहिए था फिरोजाबाद। अगर वो राज्यसभा दे देते आपको, या कहीं फिरोजाबाद की तो कहानी अलग है, अगर वो राज्यसभा दे देते मान लीजिए आपको, तो नहीं जाते आप पार्टी छोड़कर? सवाल इस बात का नहीं है, जब पुलिस छोड़ के राजनीति में आए हैं और एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बनी है, लोग मेरे पे निर्भर हैं, मेरे समर्थक प्रशंसक अनुयायी हैं, सातों जातियों का लोग काम कराने के लिए आते हैं। कल ही की फेसबुक पे देखो, भीड़ इतनी है कि मैं ही दिखाई नहीं पड़ता हूँ। सतत 6 घंटे हम लोगों से मिले, जिसमें आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर। अभी आप आए थे तो मध्य प्रदेश के लोग यहाँ बैठे थे, हरियाणा के लोग यहाँ बैठे थे, और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर प्रत्यक्ष रूप से आते हैं काम कराने। और मोबाइल के ज़माने में तो आप साइबेरिया में हैं तो वहाँ भी फ़ोन सुन सकते हैं, वहाँ से भी मदद कर सकते हैं। तो सीट कहीं से भी मिल सकती थी। इतने लोगों को चौराहे पर नहीं छोड़ा जा सकता है उस एज में, तो राजनीति तो करनी है, तो इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा सेवा हो सकती है। तो राज्यसभा देते तो वो एक समय क्या मन स्थिति थी वो नहीं पता है, लेकिन राजनीति तो करनी थी, राजनीति तो करनी थी, लोगों की सेवा। तो दिल टूटा किसका ज्यादा था, मुलायम सिंह यादव जी का या आपका शिफ्ट होते वक्त? देखिए, आप घर बदलते हैं तो कष्ट होता है, दीवालों से प्यार हो जाता है, पेट से प्यार होता है, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं, तो उनको भी कष्ट हुआ होगा, मुझको भी कष्ट हुआ होगा। फिर उसके बाद बहुत कम समय जो था आपका वो बसपा के लिए आपने दिया, ऐसा क्यों? भाई उन्होंने राज्यसभा आपको सीट दी। नहीं, राज्यसभा देने से पहले भी उन्होंने 2009 का, अब ये एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि फिरोजाबाद लोकसभा से अखिलेश यादव जी के सामने चुनाव लड़ाया जी। अखिलेश जी 2 जगह लड़े, कन्नौज जो फिरोजाबाद जीत गए। पर आप कहते कि उन्होंने आपको नहीं हराया? अखिलेश यादव जी ने नहीं हरा, बाबू कल्याण सिंह जी ने हराया। हाँ, आप उन्हीं को बोलते हैं। तो तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि एक 30 दिन के लिए गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह जी का, कल्याण सिंह जी का, जिसमें कल्याण सिंह जी ने लाल टोपी आगरा के सम्मेलन में पहनी थी, ऐसा मैंने फोटो देखा था। और उस लोकसभा में यादव के बाद अगर कोई जात है तो लोधी राजपूत है। उदाहरण के तौर से 2 एमएलए 5 में से लोधी राजपूत रहे 17 में, मुकेश राजपूत शुक्राबाद से अभी भी हैं, और लोधी जसराना से, और भी जसराना भारतीय जनता पार्टी शायद 800 वोट से ही केवल हारी है। तो कल्याण सिंह जी का और मुलायम गठबंधनों का कभी हारने वालों को बहाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक ऐसा गठबंधन हो जो जिसकी कल्पना कोई ना करे कि मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी भी एक हो सकते हैं। तो उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोट ट्रांसफर किया होगा, क्योंकि देखो आज मुझे स्वीकार करता हूं कई मंचों से किया है कि कल्याण सिंह जी अपनी जात के बड़े नेता थे, बड़े नेता नहीं थे बल्कि पोप थे, पूरा ट्रांसफर करते थे, और उनको केवल लोधी राजपूत तक सीमित नहीं करना चाहिए। जब मस्जिद गिरवाई मुख्यमंत्री रहते हुए तो सनातन में आस्था रखने वालों के भी वो नेता थे और ओबीसी के भी वो नेता थे। तो मैं केवल 64,312 वोट से हारा अखिलेश यादव से, उससे ज्यादा 64,000। हाँ। और फिर वादा ये हुआ था उनका कि क्योंकि कल्याण सिंह जी बीजेपी में नहीं थे और उनके बेटे राजवीर सिंह और राजू भैया इलेक्शन हार गए थे, बहू भी इलेक्शन हार गई थी, तो ये गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन से वो स्वयं एटा से एमपी हुए समाजवादी पार्टी के सहयोग से,
और अखिलेश यादव फिरोजाबाद से हुए। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया तो डिम्पल यादव आई। फिर वो कन्नौज तो मेरे को बीएसपी ने 3 महीने में 2 इलेक्शन लड़ाई। जब आप फिरोजाबाद एक जनरल चुनाव हार गए तो 3 महीने बाद क्या ज्यादा आप काबिल हो गए, लेकिन उनको पता था कि मेरे से अच्छा शायद कोई नहीं लड़ पाएगा, तो लड़ा। तो राज बब्बर की हवा चली जिसमें डिम्पल यादव भी आ रही। फिर उन्होंने मुझे राज्यसभा दी। राज्यसभा 6 साल का पूरा टेन्योर था। लेकिन ये देश का पहला उदाहरण है कि कोई व्यक्ति राज्यसभा 3 साल की छोड़ के और लोकसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि राज्यसभा को मैं कहता हूँ गोद का बच्चा है। राज्यसभा भंग नहीं होती है, और लोकसभाओं में कई बार, जहां तक मुझे स्मृति आ रही है, 77 में बड़ा बहुमत आया था, लेकिन मुरारजी भाई और चरण सिंह साहब मिल करके 27 महीने, 89 में बहुमत आया, वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर मिला के 16 महीने, फिर 96 में बहुमत आया तो देवगौड़ा साहब और गुजराल साहब मिलके 16 महीने, तो फिर अटल जी का 13 महीने। तो लोकसभा का नहीं पता था 14 में कि बहुमत आ रहा है, और ऊपर से राज्यसभा छोड़ रहे हैं, गोद का बच्चा और पेट के बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं जिसमें खतरे होते हैं, और फिरोजाबाद सीट को चुन रहे हैं जो सीधे सीधे सैफी परिवार का वो एक बड़ा गढ़ है। वो भी चुनौती बार बार महसूस, मतलब उस पर क्यों चले जाते थे, ये भी एक सवाल कहेंगे। ये तो आपकी पार्टी, फिरोजाबाद की सीट आपके लिए, आपकी पार्टी का हाईकमान आपको इस काबिल समझता है। बीएसपी ने इस काबिल समझा कि आप ही उस समय अखिलेश यादव जी और डिम्पल से लड़ सकते हैं, तो पीठ नहीं दिखानी चाहिए। फिर जब मोदी जी की आंधी चली, रिजल्ट आया, यूपी में 73 MP आए, तो उन्होंने इस लायक समझा कि मैं लड़ सकता हूँ फिरोजाबाद, तो फिर लड़ना चाहिए। तो यहाँ सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उस समय भाजपा इंटरेस्टेड रही होगी, मैं आऊं तो मैं अगल बगल सीट मांग लेता। वो 73 में जो आपने बसपा क्यों छोड़ी? नहीं, मैं मोदी जी से प्रभावित होकर के कि आपने राज्यसभा की सीट, और क्या कारण था भाई, इसको थोड़ा क्लियर करिएगा अपने पत्रकार लोग कि एमपी रहते हुए एमपी स्क्वायर थोड़े हो जाएगा कि लोकसभा भी जाऊंगा, राज्यसभा भी जाऊंगा, यहाँ की भी निधि लूंगा, वहां की भी निधि लूंगा, यहाँ की भी तनख्वाह लूंगा, वहां की, और राज्यसभा हाथ में है और लोकसभा, मतलब ये कोई मायावती से नाराजगी नहीं थी, मोदी जी के प्रति झुकाव था, ये कह रहे हैं? अरे भाई, नाराजगी थी तो अपने 6 साल काटो, और उसके बाद फिर लड़ लो जहां पे वातावरण ठीक बनता अगर। लेकिन जब पूरा देश मोदी 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 कर रहा था और मैं क्षेत्रीय दलों में था, तो विजन बड़ा लिमिटेड होता है, तो फिर लगा कि देश के लिए भी काम करना चाहिए। तो ये भी एक पहला उदाहरण है कि अपनी राज्यसभा छोड़ो, थोड़ी बहुत तो छोड़ी जाती है राज्यसभा, वो छोड़ते हैं जो सीएम बन के जाते हैं या और कुछ बनते हैं, लेकिन लोकसभा लड़ने के लिए राज्यसभा, और वो भी लोकसभा थोड़ी खतरनाक सीट हो। तो ये मैं मोदी जी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, नहीं अफसोस क्या होता है, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। 14 में क्योंकि फिरोजाबाद की सीट, तो देखिए 14 का आप ये देखो कि केवल वो 5 लोग हारे हैं जो सैफी परिवार से लड़े, जो मुलायम सिंह जी से कोई लड़ा भाजपा का, अखिलेश जी से लड़ा, डिम्पल जी से लड़ा, अक्षय जी से लड़ा और धर्मेंद्र जी से, तो यही तो 5 हारे, और सोनिया जी से और राहुल से स्मृति जी लड़ी, तो हम 7 लोग हारे, बाकी मैं वही बोलने वाली थी, आप स्मृति जी की कैटेगरी में आ, बाकी सब जीते। तो जो 73 जीते, ऐसा ना माना जाए कि वो हम लोगों से बहुत बड़े लीडर थे, जुनून हमारी सीटें ले रहे हैं, हमारी कुश्तियां तगड़ी थी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, आप जुनून से फैसला ले रहे हैं, यहाँ पर घाटा नहीं, फायदा नहीं देखे आप। देश के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता ने और एचएम साहब ने, राष्ट्रीय उस समय यूपी के प्रभारी थे, राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो सब लोगों ने विचार किया होगा और जब सोचा हुआ कि हम ही लड़ सकते हैं। अभिमन्यु मारा गया तो क्या हुआ, जब तक युद्ध नीति की, युद्धों की चर्चा होगी तो कर्ण और अभिमन्यु का उतना ही नाम लिया जाएगा जितना अर्जुन का लिया जाता है। 11 में से 11 चुनाव कुल आपने लड़े हैं ना, 11 कुल चुनाव में से आप जब भी हारे हैं उसमें आप उसी परिवार से लड़ने चले गए जब आपको मालूम था ये चीज। करहल भी आपने फैसला उसमें लिया। हाँ, करहल में मैं यहाँ लॉ एंड जस्टिस था, पार्टी ने तभी भी आपने सेम फैसला दोबारा लिया। तो सब चुनाव जीतने के लिए नहीं होते हैं, कुछ बांधने के लिए होते हैं, खूंटे से बांधने के लिए, घेरने के लिए, परेशान करने के लिए, प्रचार न करने देने के लिए, उनको वहीं पर सीमित रखने के लिए। तो अब ये कुछ करना है, हमारे वो लोग भी सुनेंगे। जैसे राम गोपाल जी, धर्मेंद्र, अक्षय, डिम्पल और तेज प्रताप, ये 5 जो एमपी होते थे, ये 5 सेकंड के लिए भी करहल नहीं छोड़ पाए। एक आदमी 5 सभा तो मिनिमम करता है, हेलीकॉप्टर होते ही हैं लोगों पे, तो 25 सभा करके परिवार लौटता, तो 20 दिन में कितने करती सभा, 500।
तब तक थर्ड राउंड था, 150 सीटों पर चुनाव था, तो 3 बार इनमें से कोई आदमी एक विधानसभा पे 3 बार, एक गया 7 दिन बाद फिर कोई गया, और 4 दिन कोई गया, तो मुझे लगता है कम मार्जिन से हारने वाली सीटों को जिता सकते थे। तो ये एक नुकसान हुआ। दूसरा, हमारा समाज भी आपने अपने आप को हमारे समाज ने भी इसको ये नहीं कहा कि मरने के लिए क्यों लड़ाया जा रहा है। हमारा भाई जब MOS लॉ एंड जस्टिस है, तो करेल जैसी कोई भी क्षेत्रीय दल के बॉस होते हैं, वो पिक एंड चूज करते हैं, उनको कोई टिकट नहीं देता है, वो अपना नक्शा बिछा करके छांट लेते हैं। तो जब अखिलेश यादव जी ने करेल छांटी, तो स्वाभाविक बात है कि फिर वो बीजेपी के लिए अच्छी सीट नहीं होगी। लेकिन लोग कहते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये मैनपुरी को सिखा के आया हूँ थोड़ा सा करेल वालों को। तो कहते हैं कि आपकी गाड़ी भी अंदर नहीं जा पाएगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसे कहते हैं। तो क्या हुआ, समाज ने इसको ऑब्लाइज महसूस किया। मुझे आप अभिमन्यु हुए, मतलब किसी भी समाज के आदमी ने या प्रशंसक ने कहा आप वहां क्यों लड़ रहे हो, आप फंस जाओगे, मारे जाओगे, या प्रचार नहीं कर पाओगे, या गाड़ियां नहीं घुस पाएंगी, या धूल फेंकेगी, नहीं कहा। बल्कि कहा कि यदि अखिलेश यादव ने 403 सीटों में करेल को चुना है, तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे चुना है वहां। तो यहाँ उन्होंने बहुत इसको एहसान भी माना है और गौरव भी समझा। तो हार जीत तो देखो होती रहती है। कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। कातिल कौन? नहीं, जैसे कोई जीता। मैं समझ गई आपका। तो दूसरी बात है, ठंड में तापते हुए अघाने पर जो पीढ़ी अभी करेल की है, वो याद करेगी कि एक चुनाव हुआ था 2022 का, बड़ा मतलब ऐसे रिस्क आप लेते रहेंगे ऐसा लगता है आगे? मैंने कहा ना कि नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। एक जहन में सवाल ये आया था, क्योंकि आपने 98 में राजनीति शुरू की, 96 में फूलन देवी को भी मौका दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो, मतलब जिसे जब याद करते हैं लोग कि भाई, पहली बात कि वो एक महिला डकैत थी, दूसरा मल्ला परिवार से एक तकलीफ झेले, अलग अलग तरह के परसेप्शन है लोगों के जो चर्चा करते हैं कभी, क्योंकि वो भी संसद में थी तब, है ना। और क्या इस पर टेक है, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव को थैंक यू करते हुए चली गई, लेकिन क्या वाकई में इसके फेवर में रहे आप? इस बात के फेवर ऑन फेवर की बात नहीं है, और आप टिकट की बात कर रहे हैं, वो आपको वहां से शुरू करना चाहिए। अर्जुन सिंह साहब ने, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फूलन देवी के मुकदमे मध्य प्रदेश में ज्यादा थे, और उन्होंने सरेंडर कराया और मुकदमों को वापस लिया। एक ऐसा कानून है कि राजहित में या राष्ट्रहित में, सॉरी जनहित में, मुकदमों को वापस लिया जा सकता है। और माननीय अदालत जहां पर वो मुकदमे विचाराधीन है, ये जुडिशरी सहमत है, तो केस खत्म हो जाते हैं। उसी तर्ज पर पहले अर्जुन सिंह साहब ने मुकदमे वापस लिए, सरेंडर कराया, मुकदमे वापस लिए। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में जो पंजीकृत मुकदमे थे, जो खासतौर से इटावा में, औरैया में, जालौन में, इधर कानपुर देहात में इधर रहे होंगे, तो उनको वापस लिया, सरेंडर नहीं कराया, वापस लिया और देन टिकट दी, तो जनता ने जिताया। ये तो जनता को सोचना चाहिए किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है। जनता ने उनको जिताया। तो उस समय तक आपने कहा ना सजा याफ्ता, तब तक सजा नहीं थी, मुकदमे विचाराधीन थे, वापसी हो गए थे पहली बात तो। और सुनते हैं कि कोई रिट हो रही थी कि इसमें जनहित के लेकर के कुछ हुआ था, उसका फैसला नहीं आया था। तब तक ये मनमोहन सिंह जी का फैसला नहीं था, जो बाद में उन्होंने कहा, जिसको 5 साल यदि कोई सजा याफ्ता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन जिसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया था और बाद में 2 साल का किया गया, तो उस समय उनका पर्चा पास हुआ होगा, वो जीते। अब मुलाकात की बात है, 98 में हम MP थे, तो स्वाभाविक बात है कि मुलाकात हो गई। और मुझे लगता है कि उनका जिस दिन मर्डर हुआ है, मैं सेकंड लास्ट पर्सन हूं जिससे उनकी मुलाकात पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में हुई थी। अच्छा। मैं भी दवाई लेने गया था और वो भी दवाई ले रही थी। तो कहा कि मुझे छोड़ दो, तो मैं गाड़ी नहीं रखता था, मैं 5 कार्यकाल तक मेरे पास अपनी निजी गाड़ी यहाँ नहीं थी। और जो पार्लियामेंट की गाड़ी 10 रुपए में आ जाती है सदन ले जाने के लिए, आने के लिए, या जो MPs के हाउस में, तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहा कि मेरे पे गाड़ी नहीं है। रघुराज सिंह साक्य जो इटावा के तत्कालीन MP थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से छोड़ा है, और मुझे याद है उस टाटा स्ट्रेट वो गाड़ी थी सफेद कलर की।
तो उन्होंने गेट पे छोड़ा, शायद गेट के सड़क पे छोड़ा होगा, अशोका रोड पे घर था उनका, और अंदर गेट पर ही वो मारी गई थी। तो बड़ा शॉकिंग जब आपको पता चला होगा, तो क्योंकि यहाँ पर इस तरह का मर्डर। हाँ, लोकतंत्र में हिंसा का कोई महत्व नहीं है। 27 साल में सिर्फ 3 बार आपने दरबार मिस किया, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। ये 3 बार ऐसे कौन से मौके थे जो जनता दरबार आपके मिस हुए? एक तो ये अभी ताजा में जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, याद करें तो उस दिन इतवार था। हाँ, इतवार था उस दिन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो वो एक ऐतिहासिक क्षण था, नई बिल्डिंग घुसना था, देखना था, और वो सिंगोल अपना आया, भाषण हुए। लेकिन उस दिन भी रात में मैं पहुंच गया हूँ। तो जनता दरबार होता है सुबह 8 बजे से लेके आपके आने तक, तो भी 3-4 बजे तक 6-7 घंटे हो जाता है। लेकिन मैं आगरा पहुंच गया था, इवनिंग में कुछ काम किया है, तो ऐसा कोई रहा होगा, बीमार तो मतलब नहीं आपको हुआ। रहती है बेचैनी वापस पहुंचने की अपने नो शेड्यूल में? नीड ऑफ एनी अपॉइंटमेंट। संडे को किसी प्रकार की फोन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और 27 साल में कितने, एक साल में 48-50 इतवार पड़ते होंगे, हफ्ता में 4, तो 3 में सोना ये तो बहुत छोटी बात है। आपने अच्छा याद दिलाया नई बल्कि मैं उल्टी पार्लियामेंट बात से। कह रहा हूँ कि जब मैं 4 कार्यकाल में 23 रात दिल्ली रुका हूँ, तो कुछ लोग महीने में ही 23 रात दिल्ली रुक जाते होंगे। आप सिर्फ 23 रात दिल्ली में रुके? दिल्ली रुका पसंद था। नहीं है? नहीं, क्षेत्र तो बहुत पसंद है। दिल्ली पसंद नहीं होती तो राजनीति में नहीं आता। राजनीतिक राजधानी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत लगा हुआ है, बहुत आनंद अनुभूति होती है, बहुत ही मजा आता है, पैशन है वो। उसको जिसने बोझ माना तो फिर 7 कार्यकाल नहीं कर पाएगा। अब आप नई पार्लियामेंट और पुरानी पार्लियामेंट क्या डिफरेंस देखते हैं? नई क्या महसूस किया नई आपने जो है personally? वो बहुत ही आधुनिक, सुसज्जित, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सब ठीक है, साउंड वाउंड सब अच्छे, बड़ा है। पहले वाली में अगर लास्ट रो में हैं और बीच में बैठे हैं तो 8 लोग अपना माइक्रोफोन निकालें तब आप निकल पाओगे, वॉशरूम के लिए जाना है या कहीं जाना है, तो ये है। लेकिन उसके पुराने के सेंट्रल हॉल का एक थोड़ा सा ग्लैमर चार्म था, ये राज्यसभा लोकसभा के बीच में था, तो बीच में उठ के जाते हैं तो मेल मुलाकात ठीक हो जाती है। यहाँ भी एक कैंटीन है, हाँ, वहाँ लेकिन मिलते वो हैं। उसका हॉल बहुत बड़ा था, सेंट्रल हॉल, जहाँ पर संयुक्त तो मुलाकात करना वहाँ का एक अलग क्रेज थोड़ा था। आसान हो जाता था। हाँ, वो हेरिटेज बिल्डिंग लगती है, अब तो मॉन्यूमेंट। लेकिन थोड़ा आगे का देख के भी समझना पड़ेगा ना कि उसमें स्पेस बहुत कम था, ठीक है। बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, लेग स्पेस भी नहीं था। आगे अच्छा। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 12, 16, लास्ट में तो 18 तो जब होते थे। घंटों 18 में पार्लियामेंट 8 वाला उठेगा बीच में, तो 7 इधर उठे तब आप निकल पाएंगे, या आपने ईयरफोन लगा रखा है तो सबको खींचना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी ये दिक्कत नहीं है, यहाँ हर सीट के पीछे एक स्पेस है, तो एमपी को उठना नहीं पड़ेगा अगर कोई बीच में आ रहा है, वो पीछे से आ जाएगा। तो लेग कट स्पेस से को लेके प्रॉब्लम रहती होगी तब? पूरा दिन कई बार घंटों पार्लियामेंट चलती है। हाँ, जवानी के दिन थे तो मैंने तो महसूस नहीं किया लेग स्पेस शायद सीनियर। अच्छा, आपको आज की तारीख में, मतलब क्योंकि हम जब सीटों की बात कर रहे थे, तो जलेसर, क्योंकि उसको कितना मिस करते हैं आप? क्योंकि हैट्रिक आपने लगाई थी, अभी तो आपकी 2 कंटिन्यूटी है, 2019 और 24, 29 पे आपकी नजर है, ऑफ कोर्स होगी नजर, उसमें तो आप कोई रिस्क नहीं लेंगे ऐसा? पहला प्यार कोई भूला है आज तक? चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तो कॉन्स्टिट्यूंसी से भी तो प्यार होता है ना। पहले पेट को आप भूलें कभी, जो परिवार में पहला पेट आया होगा, मुझे तो यार नाम तक याद रहते हैं अपने सारे पेट्स जाहिर के, है। तो मिस तो करते ही हैं। लेकिन जलेसर लोकसभा, कम लोगों को पता है, देश की वाहिद अकेली लोकसभा थी जो 5 जिलों की थी। उसमें आगरा था, उसमें एटा था, उसमें फिरोजाबाद था, उसमें हाथरस था, उसमें मथुरा था। तो एक असेंबली एक जिले की होती थी, लेकिन लीडर तो पूरे जिले का हो जाता है। तो 5 जिले सीधे सीधे कंट्रोल में थे, 5 डीएम, 5 एसपी, 5 सीडीओ, 5 पीडी, 5 इंजीनियर एक्सियन, 5 बीएसए, 5 डीआईओएस। तो एक उसको बड़ा था, उसकी काउंटिंग 4 जगह होती थी, रिजल्ट उसका देश में सबसे बाद में आता था। 115 किलोमीटर दूर से एआरओ रिजल्ट लेके बाई जीप जाता था, तो उसका एक अलग मजा था। जैसे आगरा में मैं रहता हूँ, तो एतमादपुर विधानसभा आगरा की, काउंटिंग वाले दिन गए तो अभी कुछ नहीं हो रहा, डब्बे डब्बे देखे जा रहे हैं। फिर गया 55 किलोमीटर फिरोजाबाद, फिर वहां से 80 किलोमीटर एटा, फिर वहां से 115 किलोमीटर मथुरा, तब जाके पता चल रहा है मथुरा में क्या हो रहा है हमारी सादाबाद का। फिर वहां से 55 किलोमीटर आगरा, तो ऐसी राउंड लेते थे। तब तक बैलेट था, ईवीएम थी नहीं,
आजकल तो बहुत जल्दी रुझान आ जाते हैं। लेकिन आगरा नए परसिमन में मेरी पुरानी लोकसभा की पूरी अहमदपुर आ गई और पूरी जलेसर आ गई और थोड़ी सी निधौली आ गई, तो 2.25 विधानसभा तो वापस आ गई हैं। लेकिन अभी भी सादाबाद को और पुरानी टूंडला को बहुत मिस करता हूँ। टूंडला फिर एक बार दोबारा जाना पड़ा एमएलए लड़ने के लिए, में गए थे, तो एक बार फिर 2 साल वहां सेवा करने का अवसर मिला और आई एम द सेकंड, लगाव हो जाता है आफ्टर द इंडिपेंडेंट आई एम द सेकंड एमएलए ऑफ बीजेपी। दूसरा हूँ, वो 16 बार बीजेपी वहां पर लूज की थी, मैं 56,000 से वहां एमएलए। लेकिन आपका तो कनेक्ट मैं आत्म प्रशंसा की बात नहीं करता हूँ। टूंडला विधानसभा वो विधानसभा है जिसमें श्री अखिलेश यादव जब हम लड़े तो वो 18,000 से हार गए, डिम्पल यादव 31,000 से हारी, अक्षय यादव 32,000 से हारे, स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय बड़े नेता थे वो 19,000 से हारे, एक हमारे उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा थे वो 20-22,000 से हारे, निडर साहब 2 बार 10,000 और 9,000 से हारे, रघुवरदयाल वर्मा बड़ा नाम था वो हारे। तो कहने का मतलब है टूंडला अब इतने, मैं चुनाव हारा, फिरोजाबाद अलग बात है, लेकिन टूंडला में मेरे से सब हार के गए। 4 बार एमपी होने के बाद एमएलए रहा, तो वो लौटी थोड़े दिनों के लिए। लेकिन शादी ब्याह भागवत कथाओं के निमंत्रण के सहारे, दुख सुख के सहारे मैं अपनी पुरानी लोकसभा में निरंतर जाता हूं, क्योंकि एक खानदानी आदमी को एहसान और अपमान दोनों याद रखना चाहिए। तो उन्होंने 3 बार एमपी बनाया है पुरानी जलेसर की परिधि के मतदाताओं ने, तो उसके बाद पॉलिटिकल करियर ठीक से मजबूत हुआ है, तो मैं याद रखता हूं। और वो अपना हक उतना ही मानते हैं। सादाबाद हाथरस के एमपी साहब भी काम करते होंगे, लेकिन वो मेरे रिश्ते हैं उनसे, क्योंकि 3 बार एमपी बनाने के बाद भले क्षेत्र परसिमन आयोग ने आप बाहर किया, लेकिन दिल से थोड़े बाहर हो सकता क्षेत्र। हम कोई डीएमएसपी थोड़े कि ट्रांसफर हो जाए तो उस जिले से फिर कोई मतलब ना रखें। हाँ, मतलब आप नहीं मतलब रख रहे हैं, लेकिन कई नेता तो नहीं भी जाते हैं वापस। तो फिर नई लोकसभा भी सोचती होगी कि कभी यहां से भी ऐसी ये वास्ता रखेंगे जब हार जाएंगे। स्मृति जी नहीं गई 11 महीने तक लौट के हारने के बाद। तो खैर, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कैट्स की बात की बीच में, तो क्योंकि आपके पास 2 बार, जैसे पशुपालन मंत्रालय जो है कैबिनेट में भी आपके पास मत्स्य रहा, तो ये मैंने सुना है कि आपके पास कैट्स हैं। इतनी बिल्लियां आपके पास? इसलिए नहीं रहा, मतलब ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है कि किसको मंत्री बनाए, किसको ना बनाए, किसको क्या विभाग दें, किसको कैबिनेट दें, किसको राज्य दें, किसको एमओएस इंडिपेंडेंट दें, विभाग क्या दें। तो संयोग ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, माइनर इरिगेशन, अंडरग्राउंड वाटर रहा, और दिल्ली में एमओएस लॉ भी तो रहा हूँ। लॉ रहे हैं, हेल्थ रहे हैं, पंचायती राज आपके पास रहा है। आजकल एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी और पंचायती राज है। तो मुझे बड़ा मतलब ये है कि मजाक में कहता हूँ, लेकिन बात सही है कि इतने करोड़ योनियां होती हैं, 83 करोड़ योनि होती हैं, तो जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो केवल ह्यूमन के होते हैं। 82 करोड़, तब 83 करोड़ के मिनिस्टर हैं। 82 करोड़ 99 लाख 9,999 का, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में आप पक्षियों को भी इलाज करोगे, रेप्टाइल्स का भी करोगे, मैमल्स, इसका गाय भैंस, जो भी मंत्रालय होता है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एरिया निकाल ही लेते हैं, मैंने देखा है ये चीज। नहीं, मैं तो पूरी फैमिली, हेल्थ में भी आप कैसे लवर्स हैं। हाँ। मैं लॉ में था तो भी मेरे पास 9 बिल्लियां, 10-12 डॉग्स, 3 ऑस्ट्रिच, 15-20 बतखें, 30-40 कबूतर, 2 लंगूर, 1 बंदर, 2-3 तोते रहते थे। मतलब ये सब, 1 घोड़ी, गाय। तो जू बनाया हुआ है आपने पूरा। देखिए, ह्यूमन पे ये जिम्मेदारी है। हम उनके जंगल में चले गए, उनके चारागाह में चले गए, तो फिर उनका रखरखाव और वेलफेयर भी सक्षम लोगों को करना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके एरिया में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एयरपोर्ट डैम, इसका काम वहां की जनता अक्सर ये कहती है कि काम चल ही रहा है, काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये? एयरपोर्ट का तो आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 27 से पहले ये मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी सलाहकार समिति का चेयरमैन भी हूँ, तो हर 3 महीने में रिव्यू भी करते हैं। अभी 1 महीने पहले हम मौके पे गए ग्राउंड जीरो पर, तो उन्होंने कहा कि 27 में पूरा हैंडओवर कर देंगे और टेक ऑफ हो जाएगा। डेडलाइन है ये 27? 100%। अच्छा, सब चीजें जमीन से ऊपर आ गई हैं,
जो निर्माण वाली चीजें सभी चीजें ऊपर आ गई हैं, सभी NOC लेकिन आपको हो नहीं लगता चुकी हैं। बहुत वक्त लग गया ये सब प्रोसेस होते होते? एयरफोर्स का था इंतजार ना, कर रहे पहले हैं एयरफोर्स का था, फिर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने जमीन अधिग्रहण की, सभी किसानों को पूरा पेमेंट मिल चुका है, सभी NOC हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अपना पैसा दे चुकी है और बाउंड्री बन गई है, DPR बन चुकी है, टेंडर हो गया है, वो अलॉट हो चुका है, निर्माण कार्य शुरू नहीं हो गया है, निर्माण कार्य 25% हो चुका है अच्छा। और वो पूरा हैंडओवर हो जाएगा। लेकिन मेरे से पहले 90 साल पुराना एयरफोर्स का एयरपोर्ट था, केवल एक फ्लाइट यदाकदा दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस चलती थी। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। और तब NGT नहीं बहुत सक्रिय थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं बहुत ज्यादा नहीं होती थी और TTZ नहीं हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लोगों ने चलवाई या प्रयास इतनी किया। सारी और सुविधाएं, ताजमहल पुराना है, लाल किला पुराना है, फतेहपुर सीकरी पुराना, अकबर का टॉम पुराना है, दयाल बाग पुराना है, यमुना जी पुरानी है, लेकिन जहाज नहीं थे। आज आगरा मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट, आगरा अहमदाबाद डायरेक्ट फ्लाइट, आगरा हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट, आगरा बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट है। और ये जो 4 जगह फ्लाइट जाती है, यहाँ से आप देश दुनिया में कहीं भी जा सकते तो आप आएंगे फिर फ्लाइट से आगे कि आप तभी भी ट्रेन से जाएंगे? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा ट्रेन से जाते हैं? दिल्ली आगरा सफल नहीं होगी, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे है, NH2 भी है, 3.5 घंटे का रास्ता है, हवाई जहाज में 1 घंटे पहले जाना पड़ता और है। आपको ट्रेन में कितना वक्त लगता है? आप तो ट्रेन से जाते हो हमेशा। अलग अलग ट्रेनें हैं, जैसे वंदे भारत 100 मिनट, शताब्दी 100 मिनट, राजधानियां 120 मिनट, और उससे वैसी हैं तो 2.5 घंटे, सबसे स्लो वाली 3 घंटे। तो 3 घंटे, और ऊपर से लेट के जाओ, बर्थ मिलती है, कमर सीधी हो सकती है। और इस घर से उस घर तक आगरा जाने में 3.5 घंटे से कम नहीं लगता है। ट्रेन से क्यों जाते हैं? बाय रोड क्यों नहीं जाते? मतलब एक्सप्रेस पसंद नहीं आपको? कारण है कि 18 घंटे 19 घंटे काम करता हूँ, ट्रेन में थोड़ा आराम मिलता है। नंबर 2 बात, मैं ये कहना चाहूंगा, BMW ऑडीज कार की तुलना में अगर लकड़ी वाली बर्थ भी ट्रेन में मिले, AC थर्ड में भी, या वो बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लेट सकते मतलब BMW से ना जाके लकड़ी की बर्थ में भले ही BMW है ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन उन गाड़ियों की तुलना में भी अगर पूरी बर्थ है जिसमें आप कमर सीधी कर सकते हैं और सो सकते हैं। ये जितने स्कड मार्क्स हैं एक्सप्रेस हाईवे पे, ये सारे एक्सीडेंट हैं। इसलिए नहीं, दूसरा एक मेरा अपना दर्शन है, पता नहीं इसको पसंद करेंगे लोग नहीं करेंगे, कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा, देखो सरकार की गाड़ी है, सरकार का डीजल है, सरकार का ड्राइवर है, और वो टोल टैक्स फ्री है, अपने अनुसार कभी भी चलो, रास्ते में कहीं भी ब्रेक मारो, कहीं भी चाय पियो। लेकिन 4 जिलों की एस्कॉर्ट पायलट आती है, आप ही सबका पैसा है। तो मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ से आगरा जाता हूँ तो ढेर सारा पैसा मेरे पे खर्च होता है, और इधर ट्रेन में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। जो एक सांसद को टिकट मिलती है वो मुझे मिलती है। एक ये भी दर्शन है, इसमें एक्सीडेंट का डर नहीं है। बस ये है कि हम समय बचाते हैं और ट्रेन सुविधाजनक है। और आगरा से दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली 30-35 ट्रेनें हैं। जब भी आप स्टेशन जाएंगे आपको कोई ट्रेन आती हुई मिलेगी। जैसे आज सुबह में 6 बजे में ईदगाह पर एक नई ट्रेन जो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें मिली है, भावनगर टू अयोध्या, उसकी झंडी दिखाता हूँ 6:30 पे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, और 7:30 की मुंबई राजधानी पकड़ के आ जाता हूँ यहाँ, और 11:15 बजे सदन में भी आ जाता हूँ। टाइम कैलकुलेशन करके चलते हैं आप पूरा, कितने बजे कहाँ से क्या, पूरा चार्ट बना के चलते हैं। उसको उल्टा सब लोगों को सोचना चाहिए कि जैसे 7:30 की ट्रेन है तो 20 मिनट का रास्ता है, नहा धो के चलता हूँ तो 6:30 बजे से 7:15 तक 45 मिनट अपने तैयार होने में, 15 मिनट का रास्ता है, फिर 2 घंटे में यहाँ आ जाते हैं, 2.5 घंटे में। तो ये कंफर्टेबल है बहुत। आप इतने लोगों से मिलते हैं, जनता दरबार में इतना कुछ होता है, लेकिन उस वक्त में कभी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा हाइपर हो जाए, टेंशन में गुस्सा आ जाए? लोग अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स लेके आते हैं, कई बार समझते नहीं है। हो जाता है, स्वाभाविक बात है, इंसान है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कैसी किन बातों पर थोड़ा ठीक नहीं लगता है। एक तो सूचना के अधिकार में सब चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी है। मान लो मेरिट 90 गई, तो बच्चे की 60 है, फिर भी कहते हैं एडमिशन कराओ। अच्छा। तो 30% बीच में, तो 60 के बाद 61 नहीं आता है। एडमिशन में
1 आता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 61 आता है, और हर सीढ़ी पर 10-10, 20-20 बच्चे होते होंगे। प्रिंसिपल थोड़े जेल चला जाएगा। सूचना के अधिकार में पूछो फॉरवर्ड की क्या कटआउट गई है, बैकवर्ड की क्या गई, एससी की क्या गई, क्या आपने तो वो एडमिशन तो सोचेंगे ना, नेताजी हैं तो 30% का जंप करा देंगे किसी तरह से। एक जमाना देश होता में था, कई एक तरह की जमाना चीजें ऐसे ही हैं। होता था हाँ। कि हमारे पूर्वज चिट्ठी लिखते होंगे तो प्रिंसिपल एडमिशन करते होंगे, वेटिंग लिस्ट लटकाते होंगे, तो आप 5 मिनट में फाड़ दी जाती होगी। सूचना का अधिकार नहीं था, पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं थी, तो होता होगा, ये सब होता होगा। वो लेकिन कॉन्सेप्ट बदला लोगों के दिमाग में कि नेताजी को भी कागज से चलना पड़ेगा। अभी राय अभी लोगों की ये है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छा। थोड़ा सोचना चाहिए कि देश हाँ। कानून से चलेगा, हाँ। और संविधान से चलेगा, और मेरिट से चलेगा। आप मुशायरे के बहुत शौकीन है, मैंने सुना है कि कोई मुशायरा कहीं हो रहा, आपको निमंत्रण नहीं भी मिले। कवि सम्मेलन भी। हाँ, कवि सम्मेलन। हाँ, शब्द का दोनों, फर्क है ना, दोनों। कवि सम्मेलन और मुशायरा। मुशायरा उर्दू पोइट्री है, कवि सम्मेलन में हिंदी पोइट्री है, दोनों। कहते हैं आपको निमंत्रण नहीं भी हो तो भी आप चले जाएंगे, आखिरी पंक्ति में बैठ जाएंगे, पता लगेगा बघेल जी आए हैं, फिर आगे बुलाया जाता है। एक पेट की भूख होती है, एक दिमाग की भूख होती है। हालांकि ये सब चीजें आजकल इस पे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, और वहाँ आपको बंदिश भी है कि आप चाय नहीं पी सकते, आप अच्छी पोइट्री नहीं हो रही तो भी सुनना पड़ेगा नेक्स्ट डिबेट। हाँ। यूट्यूब पे तो आप अगला नाम टाइप करो, उसकी पर्टिकुलर शायरी टाइप करो, लेकिन लाइव सुनने का एक अलग मजा है। और ये भी पता है कि वहाँ आलोचना का विषय हम ही लोग होंगे, पुलिस, पॉलिटिशियन और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कविताएं होती हैं। लेकिन निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, थोड़ा ये भी पता चलता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और दर्पण झूठ नहीं बोलता है। तो क्या कवि लोग सरकार को किस दृष्टि से देख रहे हैं, योजनाओं को किस दृष्टि से देख तो रहे हैं? आपके सामने कोई आलोचक ने ऐसी कविता सुनाई है जो जिसको आपने ये कहते हुए कि बघेल साहब ऐसे नहीं है? अच्छा, सुना दी। सुनना चाहिए, लेकिन सब धान 22 पसेरी नहीं सोचना चाहिए कि सभी एक से होते हैं। फिर हमारे सिलेबस में थोड़े लिखा है कि इतने कवि सम्मेलन, इतने मुशायरे अटेंड करोगे तो भी तभी चुनाव जीतोगे, या तभी टिकट मिलेगी, और सब चीजें अवेलेबल हैं आजकल। यूट्यूब पर सब चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन शायरों को और कवियों की हौसला अफजाई के लिए भी लाइव जाकर के सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, उनको भी अच्छा लगता होगा। एक बार आपने एक बयान दिया था, आपने ये ग्वालियर में कहा था शायद, राजीव गांधी को लेकर। आपने कहा था कि इज इनोसेंट बट इनकॉम्पिटेंट। तो वो एक एग्जांपल, कई बार आप कई इस तरह के एक एग्जांपल पे देता हूँ कि देखिए, इनोसेंट इस मामले में थे, अगर वो दिमाग दौड़ाते तो एक बयान नहीं देते कि मैं 1 रुपये लुटियन जोन से भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ये स्वीकारोक्ति थी, एक बड़ी बात है। अब मैं इनकॉम्पिटेंट इसलिए कहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री को पता ही चल गया था कि उनका भेजा हुआ 1 रुपया की इतनी ज्यादा कटमनी हो जाएगी कि 15 पैसे पहुंचेंगे, ये 85 पैसे बीच में ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन खाएंगे, तो रोकना भी उन्हें चाहिए था। तो यहाँ मैं इनकॉम्पिटेंट कह देता हूँ। इनोसेंट इसलिए कह देता हूँ कि ये बयान तो कोई जरूरी नहीं था देना, लेकिन उन्होंने दिया, दिल से दिया, दिमाग से नहीं दिया। फिर उनकी मदर ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन एक दिमाग में उनकी बात नहीं आई जो मोदी जी की आई कि 0 बैलेंस में खाता खोल दो। उसमें 50 रुपए भी रख लेते तो देश को बहुत पैसा मिलता, 0 बैलेंस में खाता खोलो। तब राहुल गांधी ने कहा था कि देर रात तक बैंक वाले जग रहे हैं, लोग लाइन लगाए हैं, पैसा दे नहीं रहे। तो मैंने कहा था कि पैसा पीछे से आएगा। तो शायद अब परसों ही तो किसान सम्मान निधि की बटन दबाई, तो 9 करोड़ कुछ किसानों को सीधे 2000 की किस्त पहुंची। अगर यही राजीव गांधी के अकॉर्डिंग एडीओ, वीडियो, सीडीओ, डीडीओ को बांटने का जिला कृषि अधिकारी बांटते तो महीनों बांट नहीं पाते, और यदि बेईमान होते तो उसमें से कुछ पैसे गायब होते। अब प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाई, सीधे 2000 पहुंचे। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी भी कुछ ऐसी गलतियां ना कर रहे हो जो कि हो सकता है तो दूसरा बेहतर करें। इस मामले में तो बड़ा पैसा भ्रष्टाचार का उन्होंने रोका। तो खाली किसान सम्मान निधि थोड़े है, प्रधानमंत्री शहरी आवास का पैसा भी जा रहा है, सीधा जा रहा हो उसके पास, स्टॉक होल्डर के पास। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का भी जा रहा है, गैस की सब्सिडी भी जा रही है, विधवा पेंशन भी जा रही है, दिव्यांग पेंशन भी जा रही है, वृद्धावस्था पेंशन जाए। तो ये पैसा कितना बचाया है, ठीक, उन्होंने प्रूफ कर दिया बचा के। हाँ। ये आपके भी बयान पे मैं बात कर रही हूँ, आपने एक बात ये कही थी 24 के चुनाव में अखिलेश यादव को लेकर कि 89 सीटों पर उन्होंने कहा था जोक ऑफ द सेंचुरी है और थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी। मतलब ये जो कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोल रहे होते हैं स्पॉन्टेनियस होता है या हम बड़ा सोच समझ के बोल रहे होते हैं।
ये बात तो उनकी किसी ने नहीं स्वीकार करी थी। जोक ऑफ द सेंचुरी इसलिए माना, उन्होंने कहा था 89 सीटें वो जीत रहे हैं। अब आ गया ना रिजल्ट, तो कितनी जीते हैं? तो 79 का था। हाँ, हाँ सॉरी, एक 80 सीट छोड़ सीटों के, में हाँ। 79। एक किसको मान रहे थे वो? प्रधानमंत्री जी की स्वाभाविक मांग। तो बहुत लोग जीते ना, तो क्या तो फिर soft ऐसा वाला? बयान देना चाहिए था क्या कि 79 पे वो जीत रहे हैं? तो फिर मैंने कहा था कि अगर वो 79 जीत जाएंगे, रात गई बात गई। लेकिन अब आप उसे दोहराना नहीं चाहते? मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहाँ तो उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी ना। कि उनकी तो फिर भी अच्छी तो खासी सीटें। 79 तो नहीं आई ना, बात तो 79 की थी तो ना। नेता तो हमेशा अगर वो ज्यादा 20, बताते 25, हैं। 30 हिस्टोरिकल सीट तो निकाली तभी ही तो कहा था उन्होंने, तीसरी पार्टी बने। जोक ऑफ द सेंचुरी, तभी तो कहा था कि ये आपने 79 आंकड़े पे शताब्दी कहा। की सबसे बड़ी मजाक है कि अखिलेश यादव या इंडी गठबंधन 79 पाएगा। लेकिन उनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर आप क्या कहेंगे जो 24 का वो रहा? उनका आउटलुक है, जो भी वो बात, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी को उन्होंने कवर किया। वो देखें। अच्छा, जब पार्लियामेंट आप जाते हैं तो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स, विजुअल पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश की है आपकी इस पुरानी पार्टी ने। एक लाल रंग की टोपी पहन के सब लोग एक ही साथ निकलते हैं, ये क्या, इसको क्या कहेंगे आप? अंतःकरण से थोड़े लगाते हैं, घर जाते उतार देते होंगे। क्या टोपी उतार देते हैं? उतार देते होंगे ना, स्वाभाविक बात है। तो वो ठीक है, ये उनका अपना पार्टी का है, तो भारतीय जनता मतलब एक पार्टी में विजुअल पॉलिटिक्स है कि आप इसको कैसे देखते हैं? विजुअल कुछ नहीं, अपना उनका लाल निशान, लाल रंग है, पार्टी के झंडे में भी लाल है, और सोशलिस्ट पार्टी का भी वो था, भैया जी लगाया करते थे लाल टोपी। तो लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, मुलायम सिंह जी ने बहुत बाद में आके शुरू करी है, बहुत बाद में ओकेजनली। आप जब थे पार्टी में कभी आपने पहनी थी लाल कोई भी टोपी? नहीं लगाता था। पुराने रिकॉर्ड देख लो, कोई भी नहीं लगाता था। हाँ, कोई भी नहीं लगा। अब इसको विजुअल पॉलिटिक्स कहेंगे मतलब? लेकिन जब दिख रही है तो विजुअल पॉलिटिक्स है। विजुअल पॉलिटिक्स है। एक आपको, क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि इतना लंबा आपका करियर है ना, 11 चुनाव आप लड़ चुके हैं, और हालांकि बहुत सॉफ्टली आप ये बात मान लेते हैं जो प्रधान सेवक कहेंगे उसमें, लेकिन आपको नहीं लगता इंडिपेंडेंट चार्ज आप डिजर्व करते हैं यहाँ पर एमओएस से? कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो इस समय मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री का केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्रियों का राज्य में विशेषाधिकार है कि वो किसको बनाए, किसको ना बनाए, और किसको, अब तो डिप्टी मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं, पहले डिप्टी मिनिस्टर भी बनते थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट, ये उनका विशेषाधिकार है, इस पर किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी एक एक करके आप ऐसे वाले मतलब सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें लोग की नजर आप पर चली जाती है, जैसे कि राणा सांगा वाला मामला। आपने उनको बिल्कुल एक अलग वॉरियर के रूप में, मतलब जैसे रामलाल जी सुमन ने बोला, और आपने उन्हें वॉरियर में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, मैंने क्योंकि आप एमए हिस्ट्री हैं। वो कारण नहीं है, एमए हिस्ट्री कोई कारण नहीं है, लेकिन ये राणा सांगा हैं, राणा प्रताप जी हैं, शिवाजी महाराज हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, छलकारी बाई हैं, अवंती बाई हैं, दुर्गावती हैं, ऐसे चंद नाम ले रहा हूँ, पर समाज कहेंगे हमारा समाज भूल गए। महेश परशुराम जी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फुले साहब हैं, ये हमारे सब साझा पुरखे हैं। इन्होंने समाज के लिए काम किया है। 1527 बैटल ऑफ खानवा युद्धों के इतिहास में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। हम पानीपत क्यों ज्यादा पढ़ते हैं? 1526 पानीपत बाबर और इब्राहिम में हुआ, एक अफगानी था और एक मुगल था, कोई जीतता, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? 1556 पानीपत सेकंड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो अकबर और हेमू में हुआ था। हेमू हिंदू राजा था, अगर वो अकबर मारा जाता तो फिर औरंगजेब नहीं पैदा होता, जिससे देश को भी प्रॉब्लम है और हिंदू समाज को भी प्रॉब्लम है। लेकिन 1527 जो खानवा का युद्ध हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। युद्ध उसमें राणा सांगा का एक पैर कटा, एक हाथ कटा, आंख गई, सैकड़ों घाव थे। खुद बाबरनामा में लिख रहा है, तुझके बाबरी जिसको कहते हैं, मैंने वाइद्य में पढ़ी है, वो बाबर की आत्मकथा है, और आज जैसी नहीं है कि कोई लिखे, और वो खुद की लिखी हुई है उसकी। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं बाबर को बड़ा बराबर था, पानीपत लड़ा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि यदि तुर्की भाषा में आज भी नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन होंगे तो बाबर हो सकता है उसमें, इतना अच्छा साहित्यकार भी था। लेकिन वो लिख रहा है कि
क्या राजपूत युद्ध लड़े। मैं काट देता हूँ एक सेक्शन को, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। तो मैडम बेवरीज ने लिखा है कि ही वॉज द फासिल ऑफ द सोल्जर, एक सिपाही के रूप में भगना व्यस्त था। इतने घाव हुए, मारे नहीं गए वहाँ, राणा सांगा वहाँ मारे नहीं गए, बाद में मृत्यु हुई है। तो उसके परिणाम ये हुए कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। यदि वो बाबर मारा जाता तो फिर वो जो एक वंशावली है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, होते हुए औरंगजेब, फिर औरंगजेब ने जो तमाम लोगों को कत्लेआम किया, अपने भाइयों को मारा, दूसरे की बात तो क्या करो, जजिया लगाया, धर्मांतरण कराया, वो नहीं होता। तो राणा सांगा के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। उसके पहले पृथ्वीराज चौहान साहब, तराई का सेकंड युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ जो हुआ, अगर वो नहीं हारे होते तो फिर मोहम्मद गोरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर रजिया, फिर बलवन, फिर खिलजीज, फिर तुगलक, फिर लोधीस, फिर मुगल। तो कुछ युद्धों ने बड़े दूरगामी हार और जीत के बड़े दूरगामी परिणाम निकले। तो सुमन जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और अगर स्लिप ऑफ द टंग हो गई है, लेकिन वो तो एक बड़ा मुद्दा बन गया ना बाद में। अब आप उसको वोट बैंक से देखेंगे, फायदा नुकसान से देखेंगे, तो ऐसे बयान, पुराने नेता हैं वो, लेकिन एक अलग इमेज निकल के आई है। मैं ऐसे बयानों की घोर निंदा करता हूं, जिसको मैसेज दे करके वोट पर निगाह होते हुए बयान दिए जाते हैं, वो ठीक बात नहीं है। राणा सांगा बहादुर थे, और हम अकेला क्या माने, खुद बाबर ने उनकी तारीफ की है। अच्छा, वो बड़ी किताब में कई चीजें हैं। बाबर के साहित्यकार थे वो, तो उस चीज, क्योंकि आप खुद साहित्यकार हैं, तो वो ऐसा है, मैं साहित्यकार तो नहीं हूँ, वो एक जैसे पुलिस में जनरल डायरी होती है, रोजनाम चाहम, 2 मिनट चलता है, या जैसे आप लोग डायरी लिखने के शौकीन होंगे, तो वो रोज लिखता है। उसमें शायद 2-3 साल की गायब है, तो उसमें वो लिख रहे हैं कि आज मैं आगरा से दरिया के सहारे जा रहा हूँ उधर ईस्टर्न यूपी में, तो अनवारे में हॉल्ट किया। तो अनवारा गांव है ना, नदी के बाएं किनारे पे। तो दूसरे दिन वो कहते हैं कि उस गांव को मैं भूलता हूँ, याद आ गया, रपड़ी में आज रुके। तो वो एग्जिस्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबरनामा में बाबर ने राणा सांगा जी की तारीफ की है, उनके युद्ध कौशल की। ऐसे में क्योंकि आप, अच्छा देखो, 3 पीढ़ी लड़ी, बाबर और राणा सांगा। फिर बाबर का लड़का हुमायूं, उसको राजस्थान में कुछ नहीं दिया, उदय सिंह जी ने, राणा सांगा बेटे। फिर बाबर का नाती अकबर और राणा प्रताप जी, उधर राणा सांगा के नाती, ये सगे हैं, राणा सांगा, उदय सिंह और राणा प्रताप, बाबर, हुमायूं और अकबर। तो 3 पीढ़ियों तक मुगलों के साथ राजपूतों की इस परिवार ने लड़ाई लड़ी, मेवाड़ ने, चित्तौड़ ने। किससे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे होते हैं, तो चलते चलते मैं एक दो तीन सवाल है हमारे उसमें। एक तो मुलायम सिंह यादव जी के साथ कोई ऐसा आपका किस्सा, क्योंकि अक्सर आप उनका चर्चाओं में जिक्र कर ही लेते हैं, जाते जाते वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की दुआ करते हुए चले गए थे। तो क्या आप इस तरह के नेचर को क्या देखते हैं कि आप विपक्ष में हैं और आप ब्लेस कर रहे हैं? देखिए, जो सिक्योरिटी अफसर जो बातें हैं, वो कभी, वो तभी आपको चुना जाता है जब आप राज को राज पब्लिक डोमेन। राज कोई ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत सब कुछ ब्लैक होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं कुछ करना चाहिए। लेकिन जब मैं करहल चुनाव लड़ करके आया, तो वो जा रहे थे, वो तो बड़ा वायरल हुआ है। तो उस गेट नंबर 7 पर देख के उन्होंने गाड़ी रोकी, मेरे लिए बड़ी बात है। शीशा खोला, फिर मैं गया, मैं तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लड़े चुनाव, बहुत अच्छा लड़े। तो ये आखिरी शब्द थे उनके आपसे। यस, जीवन का कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उनके बेटे से चुनाव लड़े और वो तारीफ कर रहे हैं पार्लियामेंट में। हाँ, जैसे अभिमन्यु के बाद शाम को उसके शव पर द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण सभी गए थे, सभी ने प्रणाम किया था। तो भीष्म पितामह से नहीं, भीष्म पितामह गए थे ना शव पर। हाँ, बिल्कुल गए थे। और द्रोणाचार्य मतलब भी गए थे, कृपाचार्य भी गए थे, कर्ण भी गए थे। जयद्रथ को देख के अर्जुन को जरूर गुस्सा आया था। लेकिन मुलायम सिंह जी 22 के चुनाव में केवल 2 सीटों पर प्रचार करने गए, एक करहल में मेरे खिलाफ और एक जौनपुर में वो सीट है जिसपे पारसनाथ यादव का लड़का लड़ा था। उनको प्यार करते थे पारसनाथ को। तो यहाँ भी पर मैं कहूंगा कि अखिलेश से नहीं हारा, मुलायम सिंह जी ने हराया। आप तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर, आप ये बात क्यों, आपने फिरोजाबाद के लिए भी कहा कि अखिलेश ने नहीं हराया, कल्याण सिंह जी ने हराया। लोधी बाहुल है, क्या आपको शक है कि कल्याण सिंह जी और करहल में अखिलेश ने नहीं हराया, मुलायम सिंह यादव ने? मुलायम सिंह जी की अपील का बड़ा मायने होता है। नंबर 2 बात,
वो बीमार थे हाँ हाँ और अपील मार्मिक थी हाँ, उनकी। काफी शायद उन्होंने ये भी कहा कि ये आखिरी है, आखिरी भाषण था और उनका, इसके बाद आखिरी भाषण हुआ, आखिरी चुनाव हुआ, फिर वो बीमार हुए। मैं अपोलो में मेदांता में देखने भी गया और दाह संस्कार में सेफी भी गया। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सुख में एक बार जाओ या ना जाओ, लेकिन किसी की बेटी की शादी और मौत में हमें क्रॉस द पार्टी लाइन, क्रॉस द रिलीजन हमें जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप अखिलेश यादव से फिर भिड़ेंगे, तीसरी बार मौका मिला तो फिर से? पार्टी जो हुक्म देगी वैसे आपको लगेगा कि क्योंकि पार्टी के हुक्म से ज्यादा जुनूनी लगती है ये चीज यहाँ ऐसा भी नहीं है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है उनके साथ। मायावती जी ने अखिलेश और डिंपल जी के सामने लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने अक्षय और अखिलेश जी के सामने लड़ाया, तो ये तो पार्टी का निर्णय है ना। तो आप आपको गौरव महसूस करना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी यूपी की कैबिनेट, इतनी बड़ी भारत की कैबिनेट, और आप चुने जाते हो, तो ये अच्छी बात है। वैसे तो आपकी पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रेट है, क्लियर दिखती है आपकी चीजें, लेकिन यहाँ पे रामशंकर कठेरिया की जब बात करते हैं तो वो कहाँ पे किस तरह से आड़े आए, क्या कार्यक्रम में आपको नहीं बुलाया, चाहे वो मोदी जी की मौजूदगी हो या गडकरी जी की मौजूदगी में, लेकिन ऐसा क्या हुआ था, ऐसा पर्सनल कहाँ पे जाके बात फंस रही थी? कोई पर्सनल नहीं है, कोई पार्टी में पर्सनल नहीं है। मैं 17 में एमएलए हुआ टूंडला से, कैबिनेट मंत्री बना, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो 19 में पार्टी ने कहा वापस आओ यहाँ चुनाव लड़ो, फिर 22 में कहा करहल जाके लड़ो, फिर 24 में कहा आगरा लड़े। तो जब एक लड़ता है तो किसी दूसरे की कटती होगी, कोई नथिंग इज पर्सनल, कोई पर्सनल नहीं। और पर्सनल अब अच्छा है? नहीं, कुछ पर्सनल लड़ाई थी नहीं, एक पार्टी में हम लोग काम करते हैं। मैं तो अजात शत्रु हूँ, मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं रहती है। कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बराबरी करनी चाहिए। ईर्ष्या में तो नहीं हुआ था ऐसा कि वो जो एफिडेविट वाली बात उठी थी चुनाव के दौरान, ऐसी चीज क्यों निकल के आई? आप तो खुद कागजी आदमी हैं, वकील हैं। किसी भी ऐसी चीज को गंभीरता से लेते ही नहीं। मैंने एक बार और शायद किसी में कहा है कि तांगे के घोड़े के 2 ऐसे लगा दिए जाते हैं, तो वो बाएं दाएं नहीं देखता, शोर शराबा नहीं देखता, गली नहीं देखता, आने वाली मोटरसाइकिल नहीं देखता, और जो उसको लक्ष्य होता है, जहां पहुंचना होता है, पहुंच जाता है। तो बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहिए षड्यंत्रों में, चुगली में, चापलूसी में, किसी को गिराने में, इसको उठाने में। ऐसी पॉलिटिक्स कभी आप करना भी नहीं चाहेंगे दूसरे के साथ? कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं। अच्छा। और ईश्वर भी उन्हें पसंद करता है जो इनोसेंट होते हैं, शातिरों को पसंद नहीं करता। जनता भी इनोसेंट को पसंद करती है, शातिरों को पसंद नहीं करती है। तो कभी आपको मतलब पार्लियामेंट में जब अखिलेश यादव या डिंपल या वो लोग जिनका आपने चुनाव लड़ा और दिख जाते हैं तो मुलाकात, नमस्ते, हेलो, कुछ होता है या रास्ता बदल लेते हैं? परिवार के नहीं, ऐसा मैंने क्या पाप किया कि उनसे आंख नहीं मिलाऊं, या उनने ऐसा क्या पाप किया कि वो मेरे से आंख ना मिलाए? और ये दुआ सलाम तो हमेशा रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। याद नहीं आ रहा शेर ऐसी कुछ है, दिल ना मिले तो हाथ मिलाते रहिए, है ना। मैं उनमें से नहीं हूँ, यदि हाथ ना मिले तो दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिलाएं। और दुआ सलाम, शिष्टाचार हमेशा रहना चाहिए। सीनियरिटी जूनियरिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। राजनीति में रैगिंग नहीं होती है, राजनीति में रैगिंग नहीं होती है, तो इसलिए वो बॉस नमस्ते फलाना नहीं होते हैं। जनता में भी देखते हैं उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम सभी लोगों ने देश की, पार्टी की, अपने शहर की सेवा की है। आज वो भूतपूर्व है। तो मैंने एक दिन तय किया कि आगरा में जितने जीवित एमएलए एमपी किसी भी पार्टी के हैं, सबसे मिलने जाऊंगा। तो मैं निहाल सिंह साहब जो कांग्रेस से एमपी 80 और 84 में रहे, उनसे मिला। विजय सिंह राणा साहब 4 बार एमएलए रहे, वो जीवित थे, उनसे मैं मिलने गया। फिर बदन सिंह साहब फतेहपुर सीकरी से 5 बार विधायक रहे, मैं उनसे घर मिलने गया। डॉक्टर कौशल थे, 3 या 4 बार छावनी से एमएलए थे, कैबिनेट मंत्री यूपी के थे, तो उनसे मिलने गया। इसमें 2 लोगों की आंखों में आंसू मैंने देखे। एक विजय सिंह राणा, तो कहा लला कुछ काम है? तो मैंने कहा नहीं, काम तो वायदे में नहीं है, मैं निकल रहा था। अच्छा, ये वहां रहते हैं राजा मंडी पे, जो हर एमएलए एमपी 2-4 बार वहां से गुजरता है, सब रोड पे रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, बस वैसे ही आपसे मिलना था। तो कहें इसी शहर में लाखों लोग होंगे जिनको मैंने पुलिस से बचाया होगा, दुनिया भर के काम किए हैं, कोई आते ही नहीं है क्योंकि अब मैं नहीं हूँ। ऐसे डॉक्टर कौशल साहब कहने लगे कि इतने साल कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, सब लोगों की सहायता की होगी। तो राजनीति में रैगिंग नहीं होती है, तो इसलिए
सीनियरिटी, जैसे आप मेडिकल का एक बैच देखें, कोई एमबीबीएस का है, कोई मेदांता का मालिक होगा, उसी में से कोई अपोलो का हेड होगा, तो कोई सीएमओ होगा, तो कोई नाले पे प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई विदेश चला गया होगा, कोई फौज में चला गया, लेकिन अपने सीनियर को नमस्ते करते हैं। इसलिए आईएएस में भी देखते होंगे बैच, बात बात पे बैच करते हैं, तो उसको सर बोलता है। यहाँ ऐसा नहीं है, तो होना चाहिए कि भूल जाते हैं लोग जब आउट ऑफ उम्र का एक सीनियर कोई है, उम्र में ज्यादा, भले फर्स्ट टाइमर है, हाँ, तो हम तो उसको नमस्ते करते हैं। और मैं पब्लिकली बहुत नेताओं के पैर छूता हूँ। तो अब जो नए नेता आ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये ट्रेंड जो आप बात कर रहे हैं ये कम है, रहने वाला है? कम होता जा रहा है। कम मैं पहले 98 में जब जीत के आया 5 साल पहले पुलिस में था, छोड़ी थी, तो थोड़ा भौकाल था दिमाग में इन लोगों का, रहते ही है। बहुतों को एस्कॉर्ट किया होगा, पायलट किया होगा, सलाम किया होगा जब उनकी गाड़ी को सलाम नहीं करते हैं, उसके लगे हुए झंडे को सलाम करते हैं, जो तिरंगा झंडा होता है। मैं आया तो अटल जी दिखाई पड़े, अडवाणी जी, मुनि मनोहर जोशी, राजमाता सिंधिया, थोड़े थोड़े नाम लूंगा, जॉर्ज फर्नांडिस, मुलायम सिंह यादव तो चलो उस पार्टी से, शरद यादव, लालू यादव, और मजेदार बात इंद्रजीत गुप्ता, देन सोमनाथ चटर्जी, गीता मुखर्जी, ऐसे कुछ कुछ नाम ले रहा हूँ। सोनिया गांधी नहीं थी तब, तो माधवराव सिंधिया साहब, एलओपी शरद पवार साहब, बलराम जाखड़ साहब, स्वर्गीय बूटा सिंह जी, बाद में प्रणब मुखर्जी साहब। तो मैं उनके शक्ल ही देखता रहता था, यार इनको जीके में पढ़ा है, कैबिनेट में पढ़ते थे, और तो ये लोग सामने हैं। मैं कभी अपने ऐसे नहीं बेल में भाग गया या चिल्लाया या वो बोले तो जैसे आजकल कहते हैं चुप हो, बैठ जा, फलाना ढिकाना, ऐसा नहीं होता था। पार्टी का जो स्टैंड है वो करना है। बेल में जाने को जो कहा जाएगा तो जाएंगे, लेकिन ये मैंने हर पार्टी के थोड़े थोड़े नाम लिए हैं कांग्रेस के लिए। हाँ, मैं पासवान साहब को भूल गया, हाँ। रामविलास पासवान, शरद यादव, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, तो बीजेपी के ये सबसे ज्यादा इतने नाम आपने सबसे प्रभावित और एक जिसे कहते हैं ना, क्योंकि आज बहुत सारे नए सांसद आ रहे हैं, कईयों को देखते हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और इसी नजरिए से आप किसको सबसे ज्यादा समझते हैं जैसे प्रभावित? किसी से पार्लियामेंट के भाषण सीखा, किसी से आंदोलन के उपज हैं वो सीखा, तो किसी के अच्छे व्यवहार को भी सीखा और नकल करने की तो रिसर्च के लिए टीम होती है, सब होते हैं, लेकिन उस वक्त तो खुद सारी चीजें करते रहे होगे। मैं तो पीए भी नहीं रखता था कभी, सब चिट्ठियां उट्ठियां हाथ से लिखता था, ऑफिसों में जाया करता था, रोज अप डाउन करता था। ये भी मंत्री आवास नहीं है, तीसरी बार मोदी जी ने मंत्री बनाया, लेकिन ये सांसद वाला आवास है जो 2019 में आया था। जब यहाँ रहना नहीं है, बहुत बड़ा क्यों घेरो, 98 में क्या मिला था आपको पहली बार? 218 नॉर्थ एवेन्यू, तीनों कार्यकाल उसमें गुजारे। दूसरी बार में प्रिंस फ्लैट मिल जाता है ना, नीचे वाला मिल जाता है, हाँ, मिल जाता है ना। तीसरी बार में टाइप 5 मिल जाता है, हाँ। नहीं, और मेरे सामने स्वर्ण जयंती और यमुना और वो सब बने, तो 218 नॉर्थ एवेन्यू में तीनों कार्यकाल उसके काटे। चौथी बार में गया AB 89 शाहजहां रोड पर, वो डुप्लेक्स फ्लैट है। फिर 5वां और 6वां कार्यकाल इसी घर में हो रहा है जो सांसद का है, ये मंत्री आवास नहीं है। ये मेरे को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हाउसिंग ने दिया है, ना कि शहरी विकास मंत्रालय से मिला। आप किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, सेंटर में रह के कंटिन्यू इस तरह से प्रोफाइल मेंटेन करना, या फिर हालांकि आप कैबिनेट मंत्री बने 17 में और आप फिर इधर आ गए बाद में, तो राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इस चीज में, सेंटर? सबका अपना महत्व, राज्य तक सीमित है, केंद्र पूरे देश तक आप काम कर सकते हैं। आपको ज्यादा भ्रमण का शौक भी है? हाँ, तो सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं और अधिकार हैं, कर्तव्य भी हैं। तो जो जिम्मेदारी मिले उसको निभाना चाहिए, और उस विभाग के लोग याद रखें कि कभी इस विभाग में ये मंत्री होते थे तो कुछ परिवर्तन आए। तो यहाँ पे ये स्वतंत्रता है पूरी विभाग में अपने तमाम फैसले लेने की, निश्चित तौर से। या फिर अक्सर ये कहा जाता है कि पीएमओ से ही फैसले हो जाते हैं, मंत्रालय तो सिर्फ सिग्नेचर करते रहते हैं। ऐसा थोड़े होता है ना, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो मतलब काफी बर्डन फिर उसके बाद है इसका मतलब काम करने का। देश भर है, अब ICAR की हमारी इतनी संस्थाएं हैं, लेकिन मैं 13 महीने में हमारे विभाग के जितने संस्थान हैं, लगभग का छूटा हुआ, लगभग सबका दौरा कर चुका हूँ।
जितनी भी हमारी एनिमल हस्बेंड्री की, फिशरी की जितनी संस्थाएं हैं, डेयरी से संबंधित जितनी अच्छी संस्थान, जैसे अमूल में 2-3 बार हो पाया, दिल्ली रुक गया तो एक दिन पराग इसको मदर इंडिया को भी देख लिया, राजस्थान गया तो सरस को देख लिया, यूपी गया तो सहज को देख लिया, पराग को देख लिया। तो जहां भी जाओ तो अपना एक सरकारी काम जरूर करना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास, आपने जिक्र भी किया आपने पूरे तमाम उन पक्षियों का और सबका, घोड़े का, सब, आपकी 2 गाय भी हैं, वृंदा और गोपी, तो इतना हो जाता है कि वक्त उनके लिए निकल जाए, सारी चीजें। सुबह एक रोटी, वो खास हैं सब बाकी सबके साथ में। गाय तो निरीह हमेशा कहलाती है और बेचारी कहलाती है, और उसमें ब्रह्मांड भी है, और नहीं सरल है ना। हाँ। सरल, हिंसक नहीं है। हाँ। तो और गौ सेवा बचपन से घर में भी देखा है। पहली रोटी गाय के लिए बनती थी, आखिरी, लेकिन अब तो गाय के कई तात्पर्य हो गए हैं। आखिरी वाली डॉग के लिए बनती थी। हाँ, बिल्कुल। तो थोड़े ऐसे संस्कार हुए। फिर मेरे पास 7 स्ट्रीट डॉग हैं। तो पूजा पाठ भी आप काफी करते हैं, सुना है। 27 साल से छुट्टी नहीं ली है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। जब से मिनिस्टर हूँ और यूपी में, यहाँ विदेश नहीं गया। विदेश नहीं गए? नहीं गया। मेरी वाइफ वाहिद, जब कोई आंकड़े होते हैं तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, या कोई दूसरा बताए, दूसरा हमें चुनौती दे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है स्पाउस का भी। हाँ। तो 6 बार बना, 5 लोकसभा 1 राज्यसभा में। हाँ। उसमें एक भी मोहर मेरी वाइफ के पासपोर्ट पर कहीं की भी नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं आप? तो कहते बाहर जाने से विजन बढ़ जाता है। फिर एयरपोर्ट पे आके सब भूल जाते हैं। मोदी जी गए थे अमेरिका, सीख के आए कई चीजें वहां से। रिश्ते बनाने के लिए उनको जाना पड़ेगा, और वो जाते हैं। जनमत अपने पक्ष में होता है, एमओयूज होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें होती हैं, भारत का नाम रोशन होता है। मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी वाइफ के 6 बार के पासपोर्ट में एक भी मोहर नहीं। वो क्या होता है, वो कार्यकाल का होता है, 24 से 29 आएगा, 14 से 19, या सिर्फ आईडी प्रूफ की तरह काम कर रहा है। तो वो नहीं, उसके लिए एक होता ही है, एमपी स्पाउस का एक होता है। वो ऐसे ही जाके जमा करते हैं, हम फिर दूसरा लेते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर लेते हैं। तो उसमें कोई स्टंप नहीं होता, या कोई बताए कि किसी के 5 कार्यकाल नहीं, 6 कार्यकाल भाई, 3 लोकसभा जलेसर, 2 लोकसभा आगरा, 1 राज्यसभा। हाँ। स्पाउस का बनता है उसी दिन बनता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है जिसके काफी लाभ भी होते हैं, लेकिन नहीं है। एक तो हम लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो थोड़ा विदेश जाने में ये भी दिक्कत होती है। लेकिन आप प्योर वेजिटेरियन है? हाँ, बहुत ज्यादा। कोई ड्रिंक भी नहीं करते आप? अभी तक तो नहीं किया। क्या मतलब ट्राई कर लेंगे? नहीं, अभी तक नहीं किया, ये कह सकते। हाँ, मतलब नहीं करेंगे। तो मतलब मेरी पब्लिक लाइफ है ना, मैं 1 बजे तक जनता में रहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति जनता में जो आदमी 1 बजे रहेगा, फिर 1:30 बजे घर आएगा, फिर बीवी से कहेगा चखना बना, और शराब पिएगा। और जिसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, उसका सार्वजनिक जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा अपना कहना है। क्योंकि प्रभावित नहीं होगा, जनता प्रभावित नहीं होगा। आप टुन है, 1 बजे फोन आता है, पार्टी के वर्कर को पुलिस पकड़ ले गई, अब नशे में जा रहे हैं, तो मेरे जैसा ऐसा तो कहेगा कि सिफारिश तो बाद में मानूंगा, पहले आपकी डॉक्टरी करा लेता हूं। तो कोई अच्छा लगता है कि वी आर द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी। जो कई नेता हैं जो, अलग बात है अपना निजी जीवन है, मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत खिलाफ हूँ कि मनरेगा का मजदूर 250 रुपए में से फिर 1 पौवा लेकर के आता है। ये बात अच्छी बात नहीं है। जो लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं, या वेजिटेरियन नॉन वेज, मैं एक बात और क्लियर कर दूंगा आपके दर्शकों को, इसका धर्म और पाप पुण्य से संबंध नहीं है। क्योंकि अगर हम विश्व में कोई जनगणना वेज और नॉन वेज की नहीं हुई है, लेकिन मैंने एक तरीका निकाला है कि विश्व बटा है धर्मों में, तो मुझे लगता है लगभग, ऐसे तो कई मुस्लिम नहीं खाते होंगे, लेकिन लगभग इस्लाम मत को मानने वाले नॉन वेजिटेरियन, लगभग क्रिश्चियन, और लगभग बौद्ध, ठीक है ना। और भारत में भी ईस्टर्न यूपी में अपर कास्ट भी खा लेती है, पहाड़ पे भी खा लेती है। खाना ना खाना व्यक्तिगत निर्णय है, इसका धर्म स्वर्ग नरक से कोई संबंध नहीं है, पर्सनल चॉइस है। अब तो लोग वीगन्स पे जा रहे हैं, टी टोटलर कहने में कितना अच्छा लगता है कि आई एम टी टोटलर, अच्छा लगता है कहने में, ये बेटर स्टेटस मेंटेन हो रहा है। हाँ, लेकिन उसके पीछे कई कारण है। एक तो पुलिस में आपकी नौकरी चली जाएगी, आए दिन आप देखते हो लोग सस्पेंड होते हैं। दूसरा, राजनीति, पुलिस वाले आजकल रील भी बहुत बनाते हैं ना। 1 बजे तक जब आप क्षेत्र में हो तो क्या नशे में होना चाहिए? शुरू में मैं जाता था कहीं शादी वादी में, सर ऊपर चलिए, जनता तो नीचे नहीं, ऊपर गए तो एक कुर्सी मेज रखी है, एक बोतल रखी है, दिमाग में रहता होगा कि पुलिस में रहे हैं तो
तो ये तो व्यक्तिगत है। यद्यपि मेरे को त्रिहान साहब ने कहा, एक दिन कहा कि दूध पीते हैं, मैंने कहा पक्का। काय का? भैंस का? कितना? 200 ml। कह रहा एक दिन जरूर आओगे। जरूर आओगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि रेड वाइन इज गुड फॉर हेल्थ। अरे तो भाई बात अच्छी नहीं, हम भी साइंस के छात्र हैं। रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट, उसका हार्ट हो सकती है, लेकिन लिवर के लिए तो ठीक नहीं होगी ना। तो फिर त्रिहान साहब से नहीं मिलेंगे तो डॉक्टर सरीन के यहाँ जाना पड़ेगा। डॉक्टर सरीन जी। तो ये, लेकिन आजकल जैसे आपने क्योंकि जिक्र किया पुलिस का, क्योंकि आप का वो आपने भी देखा कभी कोई फोटो मेरी आगरा में लंच डिनर किसी 5 स्टार होटल में नहीं, अगर गए हैं हम बच्चों को लेके तो कॉफी पीने गए, और एक दासा प्रकाश है, उसने हाँ, पैसे नहीं दिए कि विज्ञापन कर दूं उसका, तो उसके यहाँ एक आध बार साल में एक आध बार जाते हैं। जबकि आगरा होटलों का शहर है, रेस्टोरेंट का शहर है। तो परिवार के सिर्फ साल में एक बार जाते हैं बाहर खाना खाने? हैं कभी नहीं जाते हैं। हमारे पूरे घर की मनपसंद डिश है खिचड़ी। वो कहेंगे जितनी देर बाहर जाएंगे इतनी देर हमारे साथ बैठ के बातें कर लो। लोग तो मंत्री होने के बाद प्रिविलेज लेते हैं अलग अलग तरह के, बाहर जाएंगे गाड़ी में, तो बाद में कितना कष्ट होता है, परिवार को प्रिविलेज दिखाएंगे, बाद में कष्ट कितना होता है। और एक बात और बता दें कि कई महाबेईमान क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने सरकारें बना ली हैं, नाम खोलना ठीक नहीं हो, कई बार बना ली है, लेकिन एरोगेंसी पसंद नहीं है लोगों को। और ये जो MP बने या राजनीति में, ये कोई हम UPSC का एग्जाम क्वालिफाई करके नहीं आए हैं जिस पे नाज करें। उनको भी नाज नहीं करना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट हो, लेकिन एक बटन दबाने से या मोहर लगाने से, कॉमन मैन से लेके एडिट से उसने यहां तक पहुंचाया। और एक नया, और आपको एक, किसकी बात कर रहे हैं आप? MP की राजनीति में। अच्छा, मतलब हम कोई UPSC देके आए हैं क्या? क्षेत्रीय दलों के MP की कोई फिजिकल हम देके आए हैं क्या? नहीं, हम अपने आप पर एठलाएं। ये तो तमाम सांसदों की बात कर रहे दलों हैं। के जिनपे बेईमानी का ठप्पा लगने के बावजूद उन्होंने सरकार बनाई है, उनपे कोई सम्मान लेंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एरोगेंसी भारत के लोगों को पसंद नहीं है, एटीट्यूड पसंद नहीं है, बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हैं। और इतने साल तक अगर आप नैसर्गिक रूप से सिंपल नहीं है तो मुखर्जी की जिंदगी, आप राजनीति में 33 साल तक नहीं, पागल हो जाएंगे आप अगर मुखर्जी की जिंदगी जी रहे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जहन में कोई है, बस नाम नहीं ले। कहां तक उन्होंने यहाँ पहुंचाया है। एक मैं अपने राजनीति में आए हुए भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि कभी कभी हमें एहसास करना चाहिए कि हम कहाँ हैं। इस देश का नंबर 1 IAS MP बना, नाम ले लें, TN चतुर्वेदी साहब, सेशन साहब लड़के हार गए। नंबर 1 IPS निखिल कुमार साहब, जैसे आजकल हमारे DGP कई UP के बिजलाल साहब हैं, थोड़े नाम दे रहा हूँ, निखिल कुमार DGP सब। नंबर 1 IAS MP, नंबर 1 IPS, नंबर 1 IFS हमारे विदेश मंत्री जी मोहन नटवर सिंह, मीरा कुमार, मणिशंकर अय्यर साहब, आदि आदि। IAS हो गया, IPS हो गया, IRS को मैं अब नहीं गिनूंगा। चीफ ऑफ द आर्मी जनरल VK सिंह से पहले जनरल शंकर राय चौधरी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रंगनाथ मिश्रा साहब और गोगोई साहब। नंबर 1 खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, उसके बाद कीर्ति आजाद साहब, चेतन चौहान साहब, अजुद्दीन साहब, और सिद्धू साहब, और हमारे कीर्ति आजाद साहब और गंभीर साहब। लेकिन जब सचिन साहब का नाम ले दिया, नंबर 1 हीरोइन हेमा मालिनी, जया प्रदा, शबाना आजमी, ठीक है ना। नंबर 1 हीरो दिलीप साहब, राइस खन्ना, अमिताभ बच्चन, और भी लोग हैं बात तक, लेकिन ऊपर के 3 नाम। नंबर 1 पैसे वाले बिरला साहब, बाबा महात्मा संत साधु भी आए कुछ। तो जब कस्तूरी रंजन साहब, स्वामीनाथन साहब, और जब इनमें से 90% राज्यसभा में आए हैं तो इनके हाथ ऐसा रहा होगा और किसी दल ने उसमें उनको राज्यसभा दी होगी। वहां हमारी जलेसर की, आगरा की, टुंडला की जनता ने अगर 7 कार्यकाल किए हैं तो क्या हमें एहसानमंद नहीं होना चाहिए? तो उनसे दूरी क्या बनाए? मैं ये कहता हूँ, कई कहते हैं हम UPSC क्वालिफाई करके आए हैं, आपका कोई योगदान नहीं है। तो भाई करके आए हो ना, लेकिन अब तो पब्लिक सर्वेंट हो, अब तो आप पब्लिक सर्वेंट हैं। अब वो गए जमाने कलेक्टर से मिलने के लिए एक जोड़ी कपड़े कोई चलवाएगा तब आएगा, तो मिलना चाहिए। तो वो सहजता लोगों को पसंद है, और मुखौटे की जिंदगी राजनीति में इतने साल तक कोई जी नहीं सकता। दिल से बोलते हैं आप, मतलब दिमाग से राजनीति लेकिन जरूरी है। नहीं, राजनीति भी दिल से करनी चाहिए। अगर आप में संवेदनशीलता नहीं है तो आप फिर विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को अगर ऐसी टिकट ग्रांटेड लोगे तो ऐसे थोड़े काम चलेगा।
लेकिन आपने कहा राजीव गांधी ने दिल से वो स्टेटमेंट दे दिया था। तो हम भी दिल से ही बोलते हैं। तो मतलब राजनीति करो लेकिन दिल से, आप ये कह रहे हैं। हाँ, वो दूसरा जो आप कह रहे थे कि रास्ता तो नहीं मुड़ जाता है, हाँ, दुश्मनी लाख करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदगी ना हो। मुझे लगता है कि एक लव एंड हेट रिलेशनशिप में जी रहे हैं आप शायद उधर। नहीं, हेट शब्द क्यों है? अच्छा, हेट है ही नहीं, लव है इसमें। किसी से घृणा क्यों होना चाहिए? और एक और वो दोबारा कभी आपको बुला ले समाजवादी पार्टी में तो चले जाएंगे क्या? एक और मजेदार बात बताऊं। हाँ, आप किसी से घृणा कर रहे हैं और वो दिनों दिन उन्नति कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा आगरा में, लेकिन किसी ने कहा वहां से आया है, पुलिस जैसी नौकरी को छोड़ के आया है और दिन भर जिंदगी भर चौक घिसेगा। अरे भाई, तब भी तो मैं लेक्चर बन के आया था ना, क्लास 2 वाली जो टीएसपी वाला स्किल लेके आया था। लेकिन फिर मैं मुलायम सिंह यादव यूथ को, अरे ये तो झंझना है, ये कुछ है। फिर मैं टिकट पा गया, जीत नहीं गया, जीतेगा नहीं, मैं जीत गया। उसके घर में सब खुशी हो रहे होंगे, उसके घर में मातम रहा होगा। फिर दोबारा नहीं जीतेगा, दोबारा जीत गया। फिर उसने नफरत में कहा होगा तिबारा नहीं जीतेगा, तिबारा जीत गया। फिर चौथी बार में कहा अब तो सब खत्म हो गई जलेसर, में राज्यसभा में आ गया, ये तो झुंझुने नहीं है। फिर एमएलए बन गया, फिर ये हो गया, फिर यूपी में मिनिस्टर हो गया, फिर दिल्ली में एमपी हो गया, फिर मिनिस्टर हो गया, फिर दोबारा। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की क्या हाल होगा? मतलब उसको अपने बच्चों से इतनी परेशानी नहीं है जितनी मेरे से, और जिससे आप नफरत कर रहे हो वो क्रमशः उन्नति कर रहा है। तो आपके जीवन के 30-35 साल उसने बर्बाद कर दिए मानसिक रूप से। तो ये फिलॉसफी कैसी लग रही है आपको? हाँ, फिलॉसफी तो ये बहुत शानदार लग रही है, लेकिन मैं उस व्यक्ति तक पहुंचना चाह रही हूँ जिसे आगरा में आज इसका जिक्र। नहीं, आप क्या सोच रहे हो? कोई एकाध होता है क्या ऐसा? अच्छा, लोग इस तरह के जो कोई एकाध थोड़े होता ना, कोई एकाध थोड़े होता ना। जो विरोधी हैं तो वो तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो अखिलेश यादव में आप मुलायम सिंह जी के कोई गुण देखते हैं? अरे उनके पुत्र हैं तो मेंडल्स लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेटिंग होता है ना। हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो गुण तो होंगे ही ना, पिताजी हैं उनके। लेकिन वो फील्ड वर्कर बड़े थे। इनको फील्ड में ज्यादा जाना चाहिए। नहीं, फील्ड वर्कर वो ज्यादा थे, बल्कि कह सकते हैं कि वो आंदोलन की जनक थे और बाकी लोग आंदोलन की उपज है। ठीक है, कोई तो शुरू करता है। होता है। और फिर देखिए, हर पीढ़ी की अपनी अलग प्रायोरिटीज होती हैं। अब हम कहें कि हम लैंप में पढ़े थे, तब नंबर लाए, विश्वविद्यालय में ये पोजीशन रही, लालटेन हुआ करती थी, तो ये कोई बात है? कच्चे मकान होते थे, फलाना होता था। ठीक है, हर समय के अनुसार हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सुविधा दी है। फिर कंपटीशन भी उसी जमाने में उन्हीं बच्चों के साथ होता था। जाहिर सी बात है, एक ही स्तर पे चीजें थी। फिर अब थोड़ा सा है कि लोग पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं ज्यादा। पुराने नेताओं की बस पब्लिक लाइफ ही पब्लिक लाइफ थी, पर्सनल लाइफ नहीं होती थी। गाजियाबाद में है, पता चला गाजीपुर में कुछ हो गया तो रात भर चल के वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा आज तो ट्वीट करके भी काम चल जाता है, तब तो मौके पे जाना पड़ता था, वरना दूसरा पहुंच के लूट लेगा सारा दंगल। तो ट्वीट से काम चल जाता है। एक ट्वीट होता है, फिर आप लोग भागते हो उसका जवाब लेने के लिए। पहले आपको कवरेज करने के लिए जाना होगा धरना रैली प्रदर्शन में। अब तो अपने स्टेटमेंट्स क्लियरली दे देते हैं सब ट्वीट के जरिए ही। अमेरिका तक दे देता है। बहुत दिलचस्प आपके साथ बातचीत रही, बहुत सारे किस्से आपने हमारे साथ साझा किए, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, शायरी की बात हो या फिर राजनीति की बात हो। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए भी एक शेर है कि जी, पत्रकारों की तरफ से मालिकों के लिए, जो ख्वाब थे मेरे जहन में न कह सका न लिख सका, जो जुबान मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। ये तो नहीं, आप हमसे बहुत सवाल कर रहे हो कि कैसा लगता है स्वतंत्र हो, काम कर पाते हो, तो आप लोग कर पाते हो? इस शेर में मैंने सब कह दिया। नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, अभी पहले टीवी में थी लेकिन अब खुल करके अपना काम कर रही हूँ, शायद इसीलिए तमाम सवाल आपके साथ एक लंबी फहरिस्त के साथ पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ चर्चा का। काफी अच्छे ऐसे चर्चाएं आपके साथ हुई हैं जो शायद जिसे कहते हैं कि एक अच्छे आर्काइव की तरह लोगों के सामने हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।